हेलो। हेलो एवरीवन। एक बार शेयर कर दीजिए, शायद सभी को इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इस सेशन से जुड़ जाएं। हेलो आनंद, हेलो सृष्टि, गुड मॉर्निंग। एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, ग्रुप में इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, क्लास स्टार्ट हो गया। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इस सेशन से जुड़ जाएं। हेलो आनंद, हेलो सृष्टि, गुड मॉर्निंग। एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, ग्रुप में इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, क्लास स्टार्ट। गुड मॉर्निंग सन्नी, गुड मॉर्निंग गुलशन, घनश्याम, संदीप कुमार, सभी को गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत गुड मॉर्निंग सब लोग को। शिवम कुमार गुड मॉर्निंग। जल्दी एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। जब कल हम बता दिए थे कि 8 बजे से क्लास है, तो फिर इतना कम व्यूअर क्यों है? फटाक से हम शेयर करिए ताकि तुरंत क्लास को स्टार्ट किया जाए। एक बार ग्रुप में अपडेट कर दीजिए, जो भी बैच वाले स्टूडेंट है वो अपने ग्रुप में इन्फॉर्म कर दीजिए, नहीं तो हम ही कर देते हैं उनके। गुड मॉर्निंग महादेव सिंह। बैच वाले स्टूडेंट है वो अपने ग्रुप में इन्फॉर्म कर दीजिए। आज भी साउंड रिपीटिंग है, साउंड में आज भी इशू है। गुड मॉर्निंग महादेव सिंह। आज भी साउंड रिपीटिंग है, साउंड में आज भी इशू है। सर आपका सेकेंड डिवाइस का वॉइस रिपीट हो रहा है, आप सेकेंड डिवाइस को थोड़ा दूर कीजिए। सेकेंड डिवाइस मेरे पास जो है उसका आवाज़ हम ऑलरेडी बंद किए हुए हैं। आवाज़ पता नहीं क्यों रिपीट करता है। अगर थोड़ा मोड़ा करता है तो उसको इग्नोर करिए, अब हम क्या कर सकते हैं। थोड़ा मोड़ा अगर कर रहा है तो उसको इग्नोर करिए। अब मेरे पास सेटअप नहीं है, अब इसके बारे में हमको सीखना पड़ेगा कि कहाँ से इसका क्या दिक्कत है, क्यों ऐसे हो रहा है। इसको हम सीखेंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं, अभी समय भी नहीं है उतना। एक बार आप लोग शेयर करिए फटाक से, तुरंत हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे, टाइम हो चुका है। 8:10 में हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। जिनको जहाँ शेयर करना है फटाफट कर दीजिए। और आज हम लोग इन्वर्टर के बारे में पढ़ लेंगे कि इन्वर्टर क्या है। इससे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो क्वेश्चन पूछता है वो आज हम लोग डील कर लेंगे। बेसिकली इन्वर्टर से थोड़ा कम ही पूछता है, लेकिन चॉपर से थोड़ा ज़्यादा पूछता है। तो शाम में हुआ तो शाम में चॉपर, नहीं तो कल सुबह में चॉपर पढ़ लेंगे। और इसमें इन्वर्टर पढ़ेंगे, और थोड़ा सा हम ड्राइव का भी कुछ पार्ट लिए हैं, उसको भी थोड़ा सा देखेंगे। बाकी जो पार्ट है उसको कल डील करेंगे। तो एक बार आप लोग फटाक से जल्दी जल्दी शेयर करिए, और तुरंत हम लोग क्लास 8:10 में स्टार्ट कर देंगे। तब तक आप लोग शेयर करिए जहाँ भी शेयर करना है। हम भी इन्फॉर्म कर देते हैं ग्रुप्स में, मेरे 6 सेम लक्ष्य बैच। एक बार आप लोग शेयर करिए फटाक से, तुरंत हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे, टाइम हो चुका है। 8:10 में हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। जिनको जहाँ शेयर करना है फटाफट कर दीजिए। और आज हम लोग इन्वर्टर के बारे में पढ़ लेंगे कि इन्वर्टर क्या है। इससे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो क्वेश्चन पूछता है वो आज हम लोग डील कर लेंगे। बेसिकली इन्वर्टर से थोड़ा कम ही पूछता है, लेकिन चॉपर से थोड़ा ज़्यादा पूछता है। तो शाम में हुआ तो शाम में चॉपर, नहीं तो कल सुबह में चॉपर पढ़ लेंगे। और इसमें इन्वर्टर पढ़ेंगे, और थोड़ा सा हम ड्राइव का भी कुछ पार्ट लिए हैं। वी आर लाइव नाउ। बाकी जो पार्ट है उसको कल डील करेंगे। ज्वाइन फर्स्ट। एक बार आप लोग फटाक से जल्दी हम 8:10 में क्लास को स्टार्ट कर देंगे। तब तक आप लोग शेयर करिए जहाँ भी शेयर करिए। अभी इन्फॉर्म कर देते हैं उसमें मेरे 6 से 7 बैच।
8-10 पे क्लास को स्टार्ट कर देंगे। सभी लगता है सोए हुए ही हैं, अभी तक कोई उठे नहीं हैं, हम ही लोग पहले उठ गए। तो जल्दी से आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इन्फॉर्म हो जाए। तो तुरंत हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो भी टॉपिक आज इसमें डील करेंगे, टोटल का टोटल टॉपिक जो हमारा होगा वो इम्पोर्टेंट टॉपिक ही होगा। जैसे इन्वर्टर पढ़ेंगे, उसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे, इससे 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे हैं। साथ ही साथ इसका एप्लीकेशन कहाँ है उसको देखेंगे, इससे भी क्वेश्चन पूछा है। और उसके बाद हम लोग सीरीज इन्वर्टर क्या होता है, पैरेलल इन्वर्टर क्या होता है, फिर हमारा नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, बहुत ईजी होता है। अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आसानी से बन जाएगा। और सभी में वेव फॉर्म बनाना तो होता नहीं है, कुछ कुछ में ही तो बनाना होता है। जिसमें जनरली क्वेश्चन पूछता है उसमें बनाना है, जिसमें नहीं पूछता है क्वेश्चन उसको क्यों बनाना है वेव फॉर्म। वैसा कुछ बात नहीं है आनंद, मतलब अगर अच्छी तरीके से देखा जाए तो किसी भी कोई भी टॉपिक हो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, सबका वेव फॉर्म ईजी ही है। इन्वर्टर में जब जो पल्स विद मॉड्यूलेशन वाला है उसमें थोड़ा सा वेव फॉर्म उसका टफ है, बाकी सारा का ईजी है। तो उसमें वेव फॉर्म जनरली पूछता नहीं, और पूछता भी है तो उसको डायरेक्टली याद रखिएगा आप। गुड मॉर्निंग अमित। बस 1 मिनट और है, 1 मिनट में क्लास को स्टार्ट करेंगे। और शुरुआत में हम सबसे पहले इन्वर्टर के बारे में जानेंगे कि इन्वर्टर क्या है और उसका क्लासिफिकेशन। और इसमें हम लिए हैं एसी ड्राइव का एडवांटेज डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन, डीसी ड्राइव उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, और साथ ही साथ शायद इंडक्शन हीटिंग लिए हैं इसमें। तो सेशन मुश्किल से लगभग मानिए तो 10 बजे तक लगभग चलेगा, उसके बाद आपका सेशन ये कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही ईजी टॉपिक है और बहुत ही ईजी वे में बताएंगे भी, आपको कोई दिक्कत आपको होगा नहीं। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिनको जुड़ना है वो जुड़ चुके हैं, बाकी जो नहीं जुड़े हैं और वो जाने अब कैसे वो जुड़ेंगे। तो हम लोग देखिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग जानते हैं इन्वर्टर के बारे में कि इन्वर्टर क्या है। तो इन्वर्टर एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जिसका उपयोग हम लोग फिक्स डीसी को कन्वर्ट करने में, कंट्रोल एसी में कन्वर्ट करने में उपयोग करते हैं। वही लिखे हैं, एन इन्वर्टर इज ए पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट फिक्स्ड डीसी जो कि डायरेक्ट डीसी होता है इनटू कंट्रोल्ड एसी जो कि अल्टरनेटिंग करंट होता है। हेयर कंट्रोल्ड एसी मीन्स द कंट्रोल 2 पैरामीटर ऑफ एसी सिग्नल डेट इज फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। यहाँ मतलब कंट्रोल फ्रीक्वेंसी जो हम कंट्रोल्ड लिखे हैं, कंट्रोल का मतलब हुआ कि यहाँ पर 2 पैरामीटर को हम लोग कंट्रोल करते हैं। एक तो हमारा एसी का फ्रीक्वेंसी, एसी जो करंट है अल्टरनेटिंग करंट, इसके फ्रीक्वेंसी को करते हैं। और दूसरा हमारा, हम सर आपसे पहले जगह हैं, बहुत अच्छा महादेव। एसी सिग्नल और फ्रीक्वेंसी और मतलब एसी सिग्नल का फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड को हम लोग इसमें कंट्रोल करते हैं। तो इन्वर्टर क्या है? तो इन्वर्टर एक पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि फिक्स्ड डीसी को कंट्रोल्ड एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये तो हो गया इन्वर्टर का बेसिक सा डिफिनीशन। लिखने का उतना टाइम नहीं मिलेगा सर, मिलेगा। देखिए इसमें आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करके चलिएगा तो टाइम बहुत ही आसानी से मिल जाता है। एग्जाम के बाद भी आप देखिएगा तो आधा घंटा कम से कम आपका बचा हुआ रहेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा लिखना नहीं है। इसमें बस वेवफॉर्म बना दिए, उसका थोड़ा सा डिफाइन करना है, उसके अलावा उसमें और कुछ नहीं करना रहता है इसमें। तो देखिए हमारा अब इन्वर्टर के क्लासिफिकेशन की ओर चलते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है। इन्वर्टर कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेनी टाइप बेस्ड ऑन देयर आउटपुट सोर्स टाइप ऑफ लोड। मतलब अलग अलग तरीके से आउटपुट के आधार पर अलग होता है, सोर्स के आधार पर अलग क्लासीफाई इसको किए हैं, टाइप के आधार टाइप ऑफ लोड के आधार पर अलग अलग तरीके से इसको मतलब किसको डिवाइड किए हैं, क्लासीफाई किए हैं। गुड मॉर्निंग बीना कुमारी। देखिए आप गुड मॉर्निंग का समय नहीं है, आप डायरेक्टली आप क्लास पर फोकस करिए। तो देखिए क्या है, अगर हम अकॉर्डिंग टू आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स से देखें तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर मतलब आउटपुट में जो हमको मिलेगा उसके आधार पर हमको 3 तरीके का इन्वर्टर होता है। एक स्क्वायर वेव इन्वर्टर होता है, एक साइन वेव इन्वर्टर होता है, एक मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर होता है। ये कुल मिलाकर 3 तरीके का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर होगा, मतलब आउटपुट में जिस तरीके से हमको मिलेगा। सेकेंड पार्ट का अपलोड कर दिए, जाकर देख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ इन्वर्टर, सोर्स ऑफ इन्वर्टर के आधार पर अगर हम देखें सोर्स के आधार पर, तो इन्वर्टर हमारा 2 तरीके का होता है, करंट सोर्स इन्वर्टर होता है और वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर होता है। बस हमें नाम जानना है, इसके अलावा कुछ नहीं जानना। डायरेक्टली हमको इसका अगर पूछता है तो डायरेक्टली हमको कहता है कि टाइप्स ऑफ इन्वर्टर के बारे में लिखिए। तो हम अगर 4 मार्क्स में पूछा तो ऐसे इस तरीके से लिखेंगे जैसे यहाँ पर लिखा गया है। अकॉर्डिंग टू आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन आता है,
फिर हमारा सोर्स के आधार पर कौन कौन आता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप। तो अकॉर्डिंग टू टाइप के अनुसार पर हमारा दो आता है, एक सिंगल फेज इन्वर्टर में भी दो आता है, हाफ ब्रिज इन्वर्टर और फुल ब्रिज इन्वर्टर। और दूसरा हमारा आता है 3 फेज इन्वर्टर, जो कि इसका टाइप होता है 180 डिग्री इन्वर्टर और 120 डिग्री मोड ऑफ इन्वर्टर। तो इसको चाहे तो क्लासीफाई करके आप लिखे, चाहे नहीं लिखे, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि टाइप ऑफ लोड के आधार पर सिंगल फेज इन्वर्टर होता है और 3 फेज इन्वर्टर होता है। अकॉर्डिंग टू PWM टेक्निक के आधार पर 4 तरीके का हमारा होता है। एक होता है सिंगल पल्स विथ मॉड्यूलेशन, जिसको कि SPWM कहते हैं। एक हमारा होता है मल्टी पल्स विथ मॉड्यूलेशन, जिसको कि MPWM कहते हैं। और तीसरा हमारा होता है साइनसोइडल पल्स विथ मॉड्यूलेशन, जिसको SPWM कहते हैं। और चौथा हमारा हो गया मॉडिफाइड साइनसोइडल पल्स विद मॉड्यूलेशन, जिसको कि MSPWM कहते हैं। ये हमारा किसके हो गया, PWM टेक्निक के आधार पर। नेक्स्ट हमारा अकॉर्डिंग टू कनेक्शन के आधार पर हमारा दो होता है, एक हमारा होता है सीरीज इन्वर्टर और दूसरा हमारा होता है पैरेलल इन्वर्टर। तो ये हमारा हो गया क्या है, तो ये हमारा हो गया इन्वर्टर और उसके टाइप के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। गुड मॉर्निंग सागर जी, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? ये दोनों जो टॉपिक हम बताए हैं, इससे कुल मिलाकर कम से कम तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। एक बार ऑलरेडी पूछा हुआ है कि इन्वर्टर क्या है, उसके एडवांटेज के बारे में लिखिए और दूसरा मतलब उसका एप्लीकेशन के बारे में लिखिए। और दूसरी बार पूछा हुआ था कि इन्वर्टर क्या है, उसका क्लासिफिकेशन के बारे में बताइए कि कितने तरह से उसको क्लासीफाई करते हैं। तो ये दोनों टॉपिक से जो हम बताएं अभी, इन्वर्टर और क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वर्टर, इससे कुल मिलाकर 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर रहेंगे। गुड मॉर्निंग रेखा, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सभी को गुड मॉर्निंग का मैसेज अब बंद करिए, क्लास पर फोकस रखिए। जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को वेरी बार गुड मॉर्निंग। यहाँ पर हम लोग जो है वो डायरेक्टली जो पढ़ाएं अभी तक, उसमें किसी को कोई दिक्कत? फिर हम लोग देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा है, अब हम लोग जानेंगे सीरीज इन्वर्टर, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछता है कि सीरीज इन्वर्टर क्या है, इसका वर्किंग, इसका ऑपरेशन और इसका वेव फॉर्म। तो सीरीज इन्वर्टर क्या है, तो क्या लिखे हैं कि द इन्वर्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच कन्वर्ट DC पावर इनटू AC पावर। ये तो बेसिक था डिफिनेशन है इन्वर्टर का। द इन्वर्टर सर्किट which the commutating element LC are connected in series with the load। यहाँ पर हमारा जो commutating element LC जो है वो हमारा लोड्स के सीरीज में कनेक्टेड है फ्रॉम अपर अंडर डैम्प्ड सर्किट के द्वारा इज कॉल्ड सीरीज इन्वर्टर। इसको हम लोग कहते हैं सीरीज इन्वर्टर। कंस्ट्रक्शन से देखकर देखिए लिख सकते हैं कि यहाँ पर लोड में हमारा कैपेसिटर और इंडक्टर जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। तो वही बात को लिखे हैं कि ये जो है द इन्वर्टर सर्किट इन विच कम्यूटेटिंग एलिमेंट हमारा क्या है, LC है। LC हमारा कम्यूटेटिंग एलिमेंट है जो कि लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड है टू फॉर्म एंड अंडर डैम्प्ड सर्किट को फॉर्मेशन करने के लिए। अंडर डैम्प्ड सर्किट को फॉर्मेशन करने के लिए इसी को हम लोग कहते हैं क्या, सीरीज इन्वर्टर। दिस सर्किट इज ऑल्सो कॉल्ड लोड कम्यूटेटर और सेल्फ कम्यूटेटेड इन्वर्टर। इस सर्किट को हम लोग लोड कम्यूटेटेड इन्वर्टर भी कहते हैं और इसको हम लोग सेल्फ कम्यूटेटेड इन्वर्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि दिस सर्किट इज कॉल्ड लोड कम्यूटेटेड इन्वर्टर। इसको हम लोग लोड कम्यूटेटेड इन्वर्टर क्यों कहते हैं, बिकॉज द लोड कंपोनेंट LC इज रिस्पॉन्सिबल टू टर्न ऑफ द थायरिस्टर। यहाँ पर LC हम डायरेक्टली कहें कि LC हमारा कम्यूटेटिंग एलिमेंट है, तो मतलब ये थायरिस्टर को कम्यूटेट करने के लिए, थायरिस्टर को बंद करने के लिए, उसको ऑफ स्टेट में लाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन, LC। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं क्या, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्न ऑफ द थायरिस्टर। और इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं दिस सर्किट इज कॉल्ड लोड कम्यूटेटेड इन्वर्टर। इसको हम लोग लोड कम्यूटेटेड इन्वर्टर भी कहते हैं। इट इज कॉल्ड सेल्फ कम्यूटेटेड इन्वर्टर। इसको हम लोग सेल्फ कम्यूटेटेड इन्वर्टर भी कहते हैं। क्यों, बिकॉज इन दिस सर्किट ए नोड करेंट इट सेल्फ बिकम जीरो। इसमें जो नोड करंट होता है वो अपने आप जीरो हो जाता है, रिजल्टिंग द थायरिस्टर टर्न ऑफ, जिसके कारण कि थायरिस्टर हमारा टर्न ऑफ हो जाता है। तो इसको हम लोग और क्या क्या कहते हैं, सीरीज इन्वर्टर को, इसको हम लोग लोड कम्यूटेटेड इन्वर्टर कहते हैं, या इसी को हम लोग और क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग सेल्फ कम्यूटेटेड इन्वर्टर भी कहते हैं। तो दोनों नाम इसी का है, लोड कम्यूटेटेड इन्वर्टर और सेल्फ कम्यूटेटेड इन्वर्टर। लोड कम्यूटेटेड इन्वर्टर क्यों कहते हैं, इसका कारण यही है कि इसमें जो लोड कंपोनेंट LC है वो रिस्पॉन्सिबल होता है थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए। और यहाँ पर हमारा जो इसको हम लोग सेल्फ कम्यूटेटेड इन्वर्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एनोड करंट जो है वो इटसेल्फ अपने आप जो है वो जीरो हो जाता है। ये हमारा इसका बेसिक सा डिफिनीशन हो गया कि सीरीज इन्वर्टर क्या है और इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा सा डिटेल। अब हम लोग देखिए इसके ऑपरेशन में देखते हैं कि ऑपरेशन क्या है। तो इसका ऑपरेशन जो होता है कुल मिलाकर 2 मोड में काम करता है। इसका ऑपरेशन जो है वो 2 मोड में काम करता है। तो पहले इसके सर्किट को आप समझिए कि इसमें क्या था। तो सर्किट में एक हमारा वोल्टेज सोर्स है VDC, दूसरा हमारा थायरिस्टर T1 है, एक T2 है, और हम यहाँ पर एक हमारा लोड RL है, और इसी के साथ हमारा कम्यूटेटिंग सर्किट जो हमारा कम्यूटेटिंग वो हमारा C और L का एक कम्यूटेटिंग लगाया हुआ है। नेक्स्ट हमारा है कि ऑपरेशन ऑफ सीरीज इन्वर्टर। ऑपरेशन इसका क्या होता है, तो ऑपरेशन इसका 2 मोड में काम करता है।
मतलब कुल मिलाकर ओवरऑल देखा जाए तो एक मोड में हमारा पहला मोड जो होगा उसमें थाइस्टर T1 ऑन होगा और दूसरा मोड में थाइस्टर T2 मतलब ऑन होगा। जब T1 हमारा ऑन होगा तो T2 हमारा ऑफ होगा, जब T2 हमारा ऑन होगा तो T1 हमारा ऑफ होगा। तो इस तरीके से हम इसके जो है वो मोड को पढ़ेंगे। तो जिसको इसमें कमांड हो गया है, जिसको ये पूरे सर्किट को समझ में आ रहा है कि कैसे इसमें सारा कुछ हो रहा है, तो उसको दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्या है कि इन दिस मोड वी गिव द फायरिंग पल्स टू द थाइस्टर T1। पहला मोड में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है वो थाइस्टर T1 के पास फायरिंग एंगल देते हैं, फायरिंग पल्स देते हैं, जिसके थ्रू कि हमारा थाइस्टर T1 जो है वो ऑन हो जाता है और थाइस्टर T2 होता है इस कंडीशन में थाइस्टर T2 जो हमारा होता है वो ऑफ होता है इनिशियल स्टेज में। सो करंट फ्लोस, तो हमारा करंट कैसे फ्लो करेगा, तो करंट हमारा VDC से निकलेगा, थाइस्टर T1 के पास जाएगा, यहाँ पर T2 के पास तो ओपन सर्किट है तो करंट इधर की ओर नहीं आकर आगे बढ़ेगा और कम्यूटेटिंग एलिमेंट जो हमारा LC है उसके पास जाएगा, उसके साथ साथ लोड में जाएगा और लोड से होते हुए फिर बैक टू द सोर्स चलाएगा। तो वही लिखे हैं कि करंट फ्लो फ्रॉम सप्लाई VS टू T1 टू लोड टू बैक टू द VS। पहले VS में गया, फिर VS से निकला, T1 में गया, T1 से होते हुए लोड में गया, लोड से होते हुए बैक टू द सोर्स में चला आया। जो हमारा VS सोर्स है VDC या VS जो कहिए उसमें वापस चला आया। द नेचर ऑफ लोड करेंट इज अल्टरनेटिंग ड्यू टू अंडर डैम्प्ड सर्किट। यहाँ पर जो लोड करेंट जो हमारा ये नेचर है लोड करेंट का वो हमारा अल्टरनेटिंग नेचर में होता है डैम्प्ड सर्किट के कारण। सो दिस टाइम कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग, इसलिए इस समय में हमारा कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाता है विथ अपर प्लेट एज पॉजिटिव। यहाँ पर जब ये चार्ज होने लगता है मतलब अपर प्लेट इसका पॉजिटिव रहता है और लोअर प्लेट जो हमारा होता है वो नेगेटिव होता है। वेन एवर दिस कैपेसिटर चार्ज विथ वोल्टेज VDC दैट इज VC इक्वल टू VDC, मतलब यहाँ पर जो जब ये चार्ज होता है तो उस केस में जो कैपेसिटर का वोल्टेज होता है वो किसके बराबर हो जाता है, तो कैपेसिटर का वोल्टेज जो सोर्स वोल्टेज है VDC उसके बराबर हो जाता है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज कैपेसिटर एंड द वोल्टेज सोर्स इज जीरो। इसी के कारण जब यहाँ पर भी ये VDC होगा और यहाँ पर भी VDC हो गया तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जीरो हो जाएगा। उसके बाद है कि बिकम जीरो, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है सो द करंट फ्लो थ्रू थाइस्टर T1 इज जीरो एंड इट इज ऑफ स्टेट दिस शो द क्लास ए कम्यूटेशन। इसी के कारण हमारा जो ये जो करंट शो कर रहा है, जो जीरो करंट शो कर रहा है थाइस्टर के पास, इसके कारण हमारा जो है ये क्लास ए कम्यूटेशन को शो करता है। ये क्या शो कर रहा है, तो ये हमारा क्लास ए कम्यूटेशन को शो कर रहा है। तो ये हमारा मोड 1 था। मोड 2 में हम लोग देखते हैं कि क्या है, तो मोड 2 में हमारा है कि हमारा थाइस्टर T1 और T2 दोनों जो होगा वो ऑफ स्टेट में होगा। पहले हमारा ये ऑन हुआ, फिर ये ऑन हुआ, उसके बाद फिर हमारा ये दोनों को दोनों ही ऑफ कंडीशन में हो जाता है। पहले ये ऑन हुआ और उसके बाद दोनों ऑफ होगा, फिर हमारा T2 ऑन होगा। तो इसी तरीके से हमारा इसका 3 मोड होता है। बेसिकली ऐसे चाहे तो आप इसका 2 मोड में ही आप कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है मोड 2 में क्या है कि दिस टाइम थाइस्टर T1 टर्न ऑफ बिकॉज ऑफ लोड करंट। लोड करंट के कारण थाइस्टर T1 हमारा ऑफ हो जाएगा, बिकम्स जीरो। क्या है कि दिस टाइम थाइस्टर T1 टर्न ऑफ बिकॉज द लोड करंट बिकम जीरो, क्योंकि लोड करंट हमारा इस समय में जीरो हो जाता है फ्रॉम T1 टू T2, T1 से T2 के बीच में। इन दिस टाइम ड्यूरेशन द थाइस्टर T1 एंड T2 आर टर्न ऑफ। इस समय जो हमारा थाइस्टर T1 और T2 होता है दोनों को दोनों ऑफ कंडीशन में होता है। पहला थाइस्टर T2 तो हमारा ऑलरेडी ऑफ था, लेकिन हमारा T1 जो है लेट ज्वाइन हुए हैं जी के। अब रिपीट करने का टाइम नहीं है, बाद में रिपीट करेंगे, पहले एक बार कंप्लीट तो कर लेंगे। तो देखिए क्या है कि इस समय जो हमारा थाइस्टर देखिए ऑलरेडी मतलब मोड 2 में क्या है कि ऑलरेडी पहले से थाइस्टर हमारा T2 जो था वो ऑफ स्टेट में था और हमारा T1 जो था वो ऑन स्टेट में था। लेकिन लोड करंट जैसे ही हमारा जीरो हो जाता है, दोनों के बीच का जब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब VDC और हमारा जो कैपेसिटर का वोल्टेज था दोनों जब इक्वल हो गया था, तब उस केस में दोनों जब पोटेंशियल इक्वल हो गया तो आपको पता है कि इक्वल पोटेंशियल में करंट फ्लो नहीं होगा। जब तक कि दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस ना रहे तब तक करंट फ्लो होगा नहीं। तो इसी के कारण से हमारा VDC और हमारा ये जो हमारा VC था कैपेसिटर वोल्टेज, इन दोनों के वैल्यू सेम होने के कारण इसमें फिर जो थाइस्टर T1 है उससे करंट फ्लो नहीं होने लगेगा। जब करंट का फ्लो वैल्यू वहाँ पर जीरो हो जाएगा तो इसके कारण थाइस्टर T1 जो है हमारा वो कम्यूटेट कर जाएगा, मतलब वो बंद हो जाएगा। तो वही हमारा इसको मोड 2 में दिखाया। मोड 3 में अब हम लोग क्या करेंगे, तो मोड 3 में हम लोग थाइस्टर T2 को जो है वो उसको हम लोग पल्स देंगे, फायरिंग एंगल देंगे, फायरिंग पल्स देंगे। तो वही लिखे इन दिस मोड वी गिव फायरिंग पल्स टू थाइस्टर T2। हम लोग जो है वो थाइस्टर T2 को फायरिंग पल्स देंगे, सो T2 गेट टर्न ऑन, इसलिए हमारा T2 जो है वो टर्न ऑन हो जाएगा। इन दिस टाइम कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग। इस समय हमारा क्या होगा कि कैपेसिटर हमारा डिस्चार्जिंग होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये थाइस्टर तो ऑफ स्टेट में है। तो यहाँ जो हमारा वोल्टेज VDC था, जो सोर्स वोल्टेज था वो तो डिस्कनेक्ट हो गया। तब करंट का मूवमेंट जो भी होगा वो इस कैपेसिटर के कारण ही होगा। जो एनर्जी को ये चार्ज किया, जो एनर्जी को ये स्टोर किया था, वो अपना एनर्जी को डेसिपेट करेगा। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव साइन के थ्रू से यहाँ करंट हमारा मूव निकलेगा थाइस्टर T2 से, तो ये बैक टू द फिर हमारा लोड के पास चला जाएगा। तो वही लिखे दिस मोड वी गिव फायरिंग एंगल टू थाइस्टर T2 सो T2 गेट टर्न ऑन। T2 हमारा टर्न ऑन हो जाता है। इन दिस टाइम
इन दिस टाइम कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग, कैपेसिटर अपना एनर्जी को डिस्चार्ज करना शुरू कर देता है। इट्स एनर्जी फ्रॉम 2 वोल्ट्स टू माइनस वी एस, 2 वी एस से इसका एनर्जी जो है वो पहले चार्ज हुआ था तो 2 वी एस तक हो गया था, तो 2 वी एस से होता है ये माइनस वी एस के तक हो जाता है थ्रू थाइस्टर T2 एंड RL सर्किट। और RL मतलब इसमें जो है वो करंट का मूवमेंट कैसे हुआ, पहले अपने एनर्जी को ये 2 वी एस तक चार्ज किया था, उसके बाद ये घट के माइनस वी एस तक चलाता है, उस समय तक हमारा करंट का जो है वो मूवमेंट होने लगता है। नाउ एट टाइम T3 T2 टर्न ऑफ, टाइम T3 के पास हमारा जो है वो T2 टर्न ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिकली ड्यू टू लोड करंट। लोड करंट के कारण, लोड करंट जो हमारा वो बिकम जीरो हो जाता है, मतलब लोड करंट जो हमारा जीरो हो जाता है उसके कारण फिर हमारा जो है वो थाइस्टर T2 भी ऑफ हो जाता है। द थाइस्टर T2 टर्न ऑफ ड्यूरिंग द टाइम T3 टू T4, टाइम T3 और T4 के बीच में हमारा थाइस्टर T2 जो है वो ऑफ हो जाता है। इसको हम लोग वेव फॉर्म से भी समझेंगे, इसमें वेव फॉर्म होगा। एंड थाइस्टर T1 अगेन गेट टर्न ऑन, उसके बाद फिर से हमारा थाइस्टर T1 टर्न ऑन हो जाता है और यही प्रक्रिया होते रहता है। देखिए एक बार अगर शॉर्ट में इसका रिवीजन करा दे इतना का तो हम क्या बताएं वो देखिए, ध्यान दीजिएगा। जीके जो है वो ध्यान दीजिएगा। देखिए हम फिर से थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं कि क्या इसमें किए। तो इसमें हम लोग सबसे पहले इसका अगर मोड का डिफाइन करना चाहें तो मोड में हम यही लिख सकते हैं कि मोड इसका 3 मोड होता है। पहला मोड में हम लोग थाइस्टर T1 को ऑन करते हैं, जब थाइस्टर को हम लोग T1 को ऑन करते हैं गेट पल्स को देकर, तब हमारा जो है वो वोल्टेज VDC से करंट निकलता है, उससे होते हुए थाइस्टर T1 में जाता है और कैपेसिटर से होते हुए उसके बाद बैक टू द सोर्स आता है। इसी समय हमारा कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाता है। दूसरा कंडीशन कब आता है तो केस 2 हमारा आता है जब हमारा थाइस्टर T1 और T2 दोनों ऑफ होता है। पहले तो T2 तो ऑलरेडी ऑफ ही था, लेकिन T1 कैसे ऑफ हो जाता है उसका रीजन देखिए, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज होते होते यहाँ पर इसका जो वोल्टेज है वो VDC के बराबर हो जाएगा, जो इसका सोर्स वोल्टेज है उसके बराबर इसका वोल्टेज हो जाएगा। जब ये चार्ज होकर इस वोल्टेज के बराबर हो जाएगा तो उस केस में दोनों VDC और VC का वैल्यू जब इक्वल होगा तो वहाँ पर इन दोनों के थाइस्टर T1 के बीच में किसी तरीके का कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा तो करंट का मूवमेंट नहीं होगा, तो करंट का मूवमेंट नहीं होगा तो उसके कारण क्या होगा, बहुत फास्ट चल रहे हैं क्या, तो करंट का मूवमेंट नहीं होगा तो उसके कारण हमारा जो थाइस्टर T1 है वो हमारा ऑफ हो जाएगा। दूसरा केस में क्या है, दूसरा केस में मतलब तीसरा केस में उसमें हम लोग क्या करते हैं कि थाइस्टर T2 के पास गेट पल्स देते हैं। जब थाइस्टर T2 के पास गेट पल्स देंगे तो हमारा ये तो ऑफ था T1, जब ये ऑफ हो गया तो हमारा वोल्टेज सोर्सेज का कोई कनेक्शन नहीं रहा। जो कैपेसिटर अपने एनर्जी को चार्ज किया था वो अपनी एनर्जी को डेसिपेट करना शुरू कर देगा, उसमें करंट का मूवमेंट जो करंट का डायरेक्शन है वो रिवर्स मतलब उल्टा की ओर, मतलब इसको कह सकते हैं कि आप एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। करंट हमारा कैपेसिटर से निकलेगा, उससे हमारा फिर थाइस्टर T2 में जाएगा और बैक टू द लोड में चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारा चलता है। अब बताइए कि इसका जो हमारा ऑपरेशन है, मोड ऑफ ऑपरेशन, इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए। सीरीज इन्वर्टर के जो हमारा ऑपरेशन है, मोड ऑफ ऑपरेशन, इसमें अगर किसी को दिक्कत है तो कमेंट करिए फास्ट में, फिर हम लोग इसके वेव फॉर्म के थ्रू इसको समझेंगे। एक बार और आपको मौका मिलेगा इसको समझने का वेव फॉर्म के थ्रू कि कैसे हम लोग वेव फॉर्म से इसको समझेंगे। तो यहाँ तक में अगर किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट करें। शिवानी कुमारी आपको समझ में आया? जय महाकाल प्रदीप यादव। उसमें करंट का मूवमेंट जो करंट का डायरेक्शन है वो रिवर्स मतलब उल्टा की ओर, मतलब इसको कह सकते हैं कि आप एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। करंट हमारा कैपेसिटर से निकलेगा, उससे हमारा थाइस्टर T2 में जाएगा और बैक टू द लोड में चला जाएगा। इस तरीके से हमारा चलता है। अब बताइए कि जल्दी जल्दी बताएं ताकि आगे चले। सर आज चॉपर भी पढ़ा दीजिएगा। देखिए अगर शाम तक अगर कुछ काम नहीं रहा, क्योंकि थोड़ा सा इधर काम भी चल रहा है, तो हम देखते हैं शाम तक में अगर हुआ टाइम मिला तो शाम में क्लास हम लगा देंगे 7 बजे के बाद। 7 बजे के बाद हम क्लास कोशिश करेंगे कि लगा दें। तो आज अगर लगा देंगे तो चॉपर को आज हम ख़त्म कर देंगे, तो कल सिर्फ और सिर्फ ड्राइव बच्चे का, जो कि आधा से 1 घंटा का क्लास होगा और ख़त्म हो जाएगा ड्राइव। शिवानी कुमारी आपको समझ में आया? चार्ज होते होते यश कुमार, जो VDC VC के बराबर हुआ तो कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज हो रहा था, तो चार्ज होते होते कैपेसिटर का भी वोल्टेज वही हो जाता है जो हमारा सोर्स वोल्टेज है, जो VDC है। इसी के कारण जब दोनों वोल्टेज सेम हो जाएगा तो आपको भी पता है कि करंट का मूवमेंट कैसे होता है। तो करंट का मूवमेंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है, लेकिन जब हमारा यहाँ पर दोनों वैल्यू ही इक्वल हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ही कुछ नहीं होगा, तो करंट का मूवमेंट नहीं होगा। जब करंट का मूवमेंट नहीं होगा तो थाइस्टर हमारा T1 जो है वो कम्यूटेट हो जाएगा। हाँ शिवानी, आने का इसका चांसेस है। समझ में आपको नहीं आया तो आप बोलिए, एक बार फिर से हम थोड़ा सा ओवरव्यू दे देंगे एक बार और। वैसे कुछ है नहीं, या तो आप एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा जब ये अपलोड होगा तब, क्योंकि बाकी सारे स्टूडेंट को हमें तो लगता है कि समझ में आ गया होगा। और किन्हीं स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए ताकि फिर हम आगे बढ़ें जल्दी।
ये सारे ये जो आज हम पढ़ाएं सीरीज इन्वर्टर, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? का भी वोल्टेज वही हो जाता है जो हमारा सोर्स वोल्टेज है, जो VDC है। इसी के कारण जब दोनों वोल्टेज सेम हो जाएगा तो आपको भी पता है। फिर हम लोग वेव फॉर्म को जल्दी से जल्दी सीखने का कोशिश करेंगे, जल्दी से हम वेव फॉर्म को खत्म करेंगे। होता है, लेकिन जब हमारा यहाँ पर दोनों आप ना बोल रहे हैं तो रिवीजन के लिए रिपीट भी हो रहा है ऐसा। नहीं होगा तो था ऐसा है। हाँ, यानी आने का इसका चांसेस है। समझ में आपको नहीं आया तो आप बोलिए, एक बार फिर से हम थोड़ा सा ओवरव्यू दे देंगे एक बार और। वैसे तो देखिए अब हम लोग देखते हैं इसका वेव फॉर्म, कि वेव फॉर्म इसको कैसे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गेट देंगे IG1, मतलब कि पहले T1 थाइस्टर के पास हम लोग गेट सप्लाई देंगे। जब T1 थाइस्टर के पास हम लोग गेट सप्लाई देंगे तब उस केस में हमारा जो है वो T1 तो ऑन हो जाएगा, तो लोड के पास हमको वोल्टेज मिलेगा। ये देखिए, इससे देखिए आप, पहला जो सर्किट हमारा था, पहला जो हमारा सर्किट था उसको देखिए कि क्या है। तो क्या बोले कि सबसे पहले हम लोग गेट सप्लाई दिए T1 के पास। जब T1 के पास गेट सप्लाई देंगे तो आउटपुट के पास हमारा वोल्टेज मिलेगा, जो कि हमारा पॉजिटिव वोल्टेज होगा। तो वही बात को देखिए यहाँ पर हम दिखाए हैं, वोल्टेज भी मिलेगा और करंट भी मिलेगा। अगर करंट का वेव फॉर्म हम दिखाए हैं तो दोनों दिखाए होंगे, वोल्टेज और करंट दोनों। देखिए पहला केस में हमारा लोड वोल्टेज भी मिला, आउटपुट के केस में हमारा आउटपुट वोल्टेज मिला है, यहाँ पर लोड वोल्टेज, और यहाँ पर लोड करंट भी मिला है। और यहाँ पर ये जो VC है वो क्या है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है। तो कैपेसिटर क्या है कि धीरे धीरे इनिशियली जो है वो चार्ज होना शुरू होता है। तो देखिए धीरे धीरे ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज होते गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आता है डेड जोन। इस केस में क्या होता है कि इस केस में हमारा जो वोल्टेज था VDC का वैल्यू और हमारा VC का वैल्यू, दोनों का दोनों जो होता है वो, सर मोड 2 T1 एंड T2 बोथ ऑफ या डेड जोन में आएगा। हाँ, T1 से लेकर T2 जो डेड जोन में आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कैपेसिटर का वोल्टेज है और जो हमारा सोर्स वोल्टेज है दोनों हमारा इक्वल हो जाता है। वही बात को देखिए यहाँ पर हम दिखाए हैं, वोल्टेज जो मिलेगा सर फिगर बना देंगे तो नहीं होगा। देखिए वो तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितना मार्क्स का है। फिगर बनाने से तो सिर्फ नहीं होगा, अगर फिगर आप बना ही देंगे तो डिफाइन करने में फिर आपको प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर ये जो डिफाइन तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए पहले अभी ध्यान से सुनिए, उसके बाद आप लोग कमेंट करिएगा। देखिए क्या है कि पहला केस में हम लोग गेट सप्लाई दिए थाइस्टर T1 के पास। T1 के पास गेट सप्लाई देंगे तो लोड के पास हमारा आउटपुट मिलेगा। तो आउटपुट लोड में लोड वोल्टेज भी मिलेगा और लोड करंट भी मिलेगा। तो लोड वोल्टेज और लोड करंट दोनों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों है। उसके बाद हमारा क्या है, तो उसके बाद हमारा जो कैपेसिटर है वो धीरे धीरे करके चार्ज होना शुरू हो जाता है। और डेड जोन के केस में क्या होता है कि हमारा जो वोल्टेज जो VC का वैल्यू है, VC इजकल टू VDC हो जाता है, मतलब सोर्स वोल्टेज इजकल टू हमारा कैपेसिटर वोल्टेज हो जाता है। तो इस केस में हमारा जो है वो किसी तरीके का करंट का मूवमेंट नहीं होता है। तो जो हमारा रीजन होता है T1 से T2, इस केस में हमारा जो है वो ना तो हमको करंट मिलता है और ना ही हमको वोल्टेज मिलता है। आउटपुट में ना वोल्टेज मिलता है ना ही करंट मिलता है। और हमारा जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वो भी हमारा कांस्टेंट रहता है, जो कि उसका मैक्सिमम वोल्टेज होता है वहाँ पर जाके ये कांस्टेंट रहता है। तो दूसरा मोड हो गया। तीसरा मोड हमारा हो गया T2 से T3। ये हमारा निगेटिव साइकिल के केस में आएगा। इसमें क्या होगा, मतलब कि इसमें हमारा जो है वो थाइस्टर T2 हमारा उसको गेट सप्लाई देंगे। IG2 देखिए यहाँ पर दिए हैं, तो IG2 का गेट सप्लाई देंगे तो उसके कारण क्या हो जाएगा कि हमारा थाइस्टर T2 ऑन हो जाएगा। जब थाइस्टर T2 ऑन हो जाएगा तो हमारा क्या कर रहा था, कैपेसिटर जो अपने एनर्जी को डिसिपेट कर रहा था। तो कैपेसिटर जब अपने एनर्जी को डिसिपेट कर रहा था तो करंट का डायरेक्शन देखिए कहाँ है, तो करंट का डायरेक्शन जस्ट उल्टा है। क्योंकि पहले जो हमारा करंट का डायरेक्शन था वो किस तरीके से था, देखिए यहाँ पर पहला फिगर में हमारा करंट का डायरेक्शन इस तरीके से है, मतलब हमारा जो है वो क्लॉक बाई डायरेक्शन में पहला का करंट है, तो ये हमारा पॉजिटिव इसको लिए हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो जो हमारा मोड 3 है, इसमें देखिए एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में करंट का मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि कैपेसिटर अपनी एनर्जी को डिसिपेट कर रहा है और सोर्स से किसी तरीके का इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो उसी अनुसार देखिए यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज आउटपुट मिलेगा वो भी निगेटिव मिलेगा और आउटपुट में करंट भी निगेटिव मिलेगा। और कैपेसिटर देखिए अपना एनर्जी को डिसिपेट कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है। तो ये हमारा हो गया T2 से T3। तो ये हमारा कुल मिलाकर तीसरा मोड हो गया। इसके बाद जो हमारा फिर से ये रिपीटेशन होने लगेगा T3 से T4 में, फिर से डेड जोन में चला आएगा। मतलब कि फिर से हमारा इस केस में जो हमारा जो कैपेसिटर है उसका वैल्यू फिर से इक्वल हो जाएगा उसके, मतलब कि सोर्स जो हमारा वोल्टेज है उसके इक्वल हो जाएगा। तो हमारा फिर से डेड जोन क्रिएट हो जाएगा और फिर से हमारा जो प्रक्रिया है वो T1 फिर ऑन होगा, फिर T2 ऑन होगा और यही प्रक्रिया रिपीट होने लगता है। तो आप चाहें तो T3 तक ही आप वेवफॉर्म को बना सकते हैं, नहीं तो आप T6 तक बना सकते हैं, दोनों तक में बना सकते हैं। अब बताइए कि किसी को कोई दिक्कत है सीरीज इन्वर्टर में तो बताइए। फिर हम लोग चलेंगे पैरेलल इन्वर्टर की ओर। सिर्फ थ्योरी, सर थ्योरी लिखना जरूरी है या फिगर? सर फिगर बना देंगे तो नहीं होगा, दोनों चीज़ आपको करना होगा। अगर 6 मार्क्स में पूछा तो थ्योरी भी आपको लिखना है और साथ ही साथ आपको जो वेवफॉर्म है उसको भी बनाना है।
वैसे इजी है, अगर आप लोग ध्यान देकर पढ़ रहे होंगे या जो पहले से हमसे पढ़े होंगे उनको तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अभी बताइए आप लोग कि सीरीज इन्वर्टर में किसी को कोई दिक्कत है? सीरीज इन्वर्टर आप लोग का क्लियर हुआ। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग देखेंगे पैरेलल इन्वर्टर को कि पैरेलल इन्वर्टर क्या है। तो पहले आप ये बताइए कि सीरीज इन्वर्टर, सर फिर से एक बार बता दीजिएगा सर, फिर से आप देख लीजिएगा, लेट ज्वाइन नहीं होना चाहिए इसीलिए क्योंकि अदर स्टूडेंट जो है उनको बोरिंग लगेगा बार बार हम एक ही चीज़ को बताएंगे। तो एक बार आप फिर से वीडियो को देख लीजिएगा खत्म होने के बाद, जहाँ तक आपका छूटा है आप टाइम नोट कर लीजिए कि हम कितना बजे ज्वाइन हुए, उसके पहले का वीडियो एक बार फिर से आप रिपीट कर लीजिएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आगे बढ़ा जाए पैरेलल इन्वर्टर में। थ्योरी भी आपको लिखना है और साथ ही साथ आपको जो वेवफॉर्म है उसको भी बनाना है। वैसे इजी है, अगर आप लोग ध्यान देकर पढ़ रहे होंगे या जो पहले से हमसे पढ़े होंगे उनको तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अभी बताइए आप लोग कि सीरीज इन्वर्टर में किसी को कोई दिक्कत है? जल्दी जल्दी कमेंट करिए। सीरीज इन्वर्टर आप लोग का क्लियर हुआ। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग देखेंगे पैरेलल इन्वर्टर को कि पैरेलल इन्वर्टर क्या है। तो पहले आप ये बताइए कि सीरीज इन्वर्टर, सर फिर से एक बार बता दीजिएगा, फिर से आप देख लीजिएगा, लेट ज्वाइन नहीं होना चाहिए इसीलिए क्योंकि अदर स्टूडेंट जो है उनको बोरिंग लगेगा बार बार हम एक ही चीज़ को बताएंगे। एक बार आप फिर से वीडियो को सर टाइम घटने लगता है क्या चीज़ में? नहीं हम समझे महादेव, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? पहले का वीडियो एक बार फिर से आप रिपीट कर लीजिएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि और किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। इन्वर्टर में चलिए तो अब हम लोग जो देखते हैं वो हमारा है पैरेलल इन्वर्टर। पैरेलल इन्वर्टर क्या है? तो इसमें देखिए क्या कहता है, द बेसिक सिंगल फेज पैरेलल इन्वर्टर सर्किट कंसिस्ट ऑफ 2 ACR। इसमें देखिए सर्किट में क्या है, तो सर्किट में आप देख सकते हैं कि 2 ACR है, एक T1 और एक T2 है, साथ ही साथ एक ट्रांसफार्मर है। तो उसी के बारे में लिखे हैं कि 2 ACR T1 एंड T2 है। दिस इन्वर्टर ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ए सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर। ये जो इन्वर्टर है इसमें एक हमारा सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर भी है। एंड ऑल्सो इट कंसिस्ट 1 कैपेसिटर, इसमें एक कैपेसिटर भी है जिसका कि मेन काम है द मेन वर्क ऑफ कैपेसिटर इज टू कम्यूटेट द एसीआर। एसीआर को कम्यूटेट करने का इसका मेन काम है। नहीं हम समझे महादेव आप क्या बोलना चाहते तो यहाँ पर आपको देख लीजिए कि सर्किट में क्या है, तो सर्किट में 2 हमारा थायरिस्टर है, एक हमारा कैपेसिटर है और एक हमारा ट्रांसफार्मर है, सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर है। ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ दिस इन्वर्टर कैपेसिटर सी कम्स पैरेलल विद द लोड। यहाँ पर देख रहे हैं कि वर्किंग में इसका जो कैपेसिटर है वो लोड से पैरेलली कनेक्टेड है। जब लोड से ये पैरेलली कनेक्टेड होता है तब उस केस में सो इट इज कॉल्ड पैरेलल इन्वर्टर, इसीलिए इसको हम लोग पैरेलल इन्वर्टर भी कहते हैं। आप देख सकते हैं कि 2 ACR है, एक T1 और एक T2 है। अच्छा, एग्जाम में टाइम नहीं मिलता है, 2 ACR T1 एंड T2 है। थोड़ा सा मैनेज करके आपको चलना पड़ेगा, किसमें कितना लिखना है ये आपको पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन का क्या डिमांड है उसी के अनुसार लिखिए। ऐसा नहीं कि कोई आंसर आपको याद या मतलब अच्छी तरीके से याद आ रहा है तो उसको पूरे अच्छी तरीके से लिखते जा रहे हैं 2 पन्ना 3 पन्ना में और पता चला क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो कोई बेनिफिट नहीं है। 4 मार्क्स में आपको 6 मार्क्स तो देगा नहीं। तो जहाँ जिस क्वेश्चन का जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना ही लिखिए, उससे ज़्यादा लिखने का कोई बेनिफिट होता नहीं है। हमारा थायरिस्टर है, एक हमारा कैपेसिटर है और एक हमारा नेक्स्ट हमारा है ऑपरेशन। अब इसका हम लोग ऑपरेशन को देखते हैं। तो इसका ऑपरेशन हम लोग मोड 1 में देखिए, इसका ऑपरेशन मोड 1 लिए। इसमें क्या लिए हैं कि व्हेन द गेट पल्स इज गिवन टू थायरिस्टर T1, जब हम लोग T1 के पास गेट पल्स को देंगे थायरिस्टर में, देन कैपेसिटर C विल टर्न ऑफ, तब हमारा कैपेसिटर C जो है वो हमारा टर्न ऑफ हो जाता है। विल टर्न ऑफ द थायरिस्टर T2, तो हमारा कैपेसिटर C जो है वो थायरिस्टर T2 को टर्न ऑफ करता है। मतलब कि जब हम लोग T1 को ऑफ करेंगे तो थायरिस्टर जो कैपेसिटर है वो थायरिस्टर T2 को ऑफ कर देगा। ऐसा नहीं कि कोई आंसर आपको याद उसके बाद क्या कहा कि नाउ इन दिस केस द करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू O to Q। यहाँ पर जो करंट का मूवमेंट होता है वो O to Q में होने लगता है, जो कि आपको एक हम अलग से डायग्राम में दिखाएंगे कि करंट का मूवमेंट कैसा है। देन टू द थायरिस्टर, उसके बाद ये थायरिस्टर T1 में जाता है। देन टू द वोल्टेज सोर्स, उसके बाद ये हमारा वोल्टेज सोर्स, मतलब करंट हमारा यहाँ से निकलता है थायरिस्टर से होते हुए यहाँ पर से मूव करते हुए, इस तरीके से हमारा जो है वो यहाँ से देखिए कैसे करंट निकलता है वो आप देखिएगा ध्यान से, कर्सर को मेरा देखिएगा। तो 0 से मतलब O से Q में गया, Q से होते हुए थायरिस्टर T1 में आया, T1 से होते हुए हमारा वोल्टेज सोर्स VS में गया, उसके बाद हमारा लोड से होते हुए बैक टू द फिर से हमारा जो है वो हमारा यहाँ पर O के पास पहुँच जाएगा। तो वही लिखे हैं कि नाउ इन दिस केस करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू O to Q। उसके बाद हमारा देन टू द थायरिस्टर T1, उसके बाद थायरिस्टर T1 में जाता है, देन टू द वोल्टेज सोर्स V एंड देन टू द इंडक्टर L एंड देन आफ्टर टू द पॉइंट O, उसके बाद फिर ये पॉइंट O के पास आ जाता है। ड्यू टू दिस इन लोड सर्किट करेंट स्टार्ट फ्लोइंग इन क्लॉक बाई डायरेक्शन। यहाँ पर देखिए करंट का मूवमेंट कैसे हो रहा है, क्लॉक बाई डायरेक्शन में हो रहा है। O to Q में जा रहे थे, ये कैसा डायरेक्शन शो कर रहा है, क्लॉक बाई डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो वही लिखा है
बाद ये थाइस्टर सो द आउटपुट इज पॉजिटिव। इसी कारण ये क्लॉक बाई डायरेक्शन में है, तो इसलिए इसका आउटपुट जो होता है वो पॉजिटिव दिखाते हैं। हेयर इन दिस मोड कैपेसिटर वोल्टेज इज ए इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू बी प्लेट। मतलब हमारा कैपेसिटर जो हमारा होता है यहाँ पर ये पॉजिटिव होता है, एक ए हमारा पॉजिटिव होता है और बी हमारा निगेटिव होता है। इसको हम देखिए अलग फिगर में देख के बताते हैं कि कैसे करंट का मूवमेंट हो रहा है, वो देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बैक टू द फिर से हमारा जो है अच्छा, एक ही पेज 2 बार आया। के पास पहुंच जाएगा। वही लिखे हैं देखिए क्या है, पहला मोड में हम क्या बोले कि पहला मोड में हमारा करंट का जो मूवमेंट होता है वो ओ से क्यू में होता है। देखिए करंट यहाँ ओ से क्यू में निकला है, उससे होते हुए थाइस्टर T1 के पास गया, T1 से होते हुए फिर ये हमारा इस तरीके से मूव करते हुए वोल्टेज सोर्स BS में गया, फिर लोड या इंडक्टर जो हमारा लोड है उसमें गया और उससे फिर बैक टू द ओ में चला आया। तो इस तरीके से करंट का मूवमेंट हमारा हुआ। इसका देखिए जो हमारा प्राइमरी था ट्रांसफार्मर को, उसमें करंट का मूवमेंट कैसे हो रहा है, तो करंट का मूवमेंट जो है वो पॉजिटिव से निकल रहा है, उसी से फिर ये मतलब उसी तरीके से ये मूव कर रहा है। मतलब ये भी हमारा जो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक हमारा ये एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, ये जो लोड है वो हमारा ये हमारा क्लॉक वाइज में और ये हमारा क्लॉक में है, ये हमारा किस में है, तो ये हमारा यहाँ पर ये पॉजिटिव होता है, ये हमारा इस तरीके से घड़ी घूमता है इस तरीके से। तो हमारा लोड जो है वो क्लॉक वाइज में है और हमारा यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में है। तो ये हमारा पहला मोड हो गया। देखिए क्या है, पहला मोड में हम क्या दूसरा मोड में हम लोग देखते हैं, दूसरा मोड में हम लोग क्या करेंगे, तो दूसरा मोड में हम लोग थाइस्टर T2 को ऑन करेंगे और T1 को ऑफ करेंगे। तो कैसे हम लोग करेंगे वो देखते हैं। व्हेन द पॉजिटिव गेट पल्स इज गिवन टू द थाइस्टर T2, जो हम लोग पॉजिटिव गेट पल्स देते हैं थाइस्टर T2 में, एट द सेम टाइम उसी समय ड्यू टू कैपेसिटर के कारण थाइस्टर T1 जो है वो हमारा ऑफ हो जाता है। सो नाउ इन दिस केस करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू। तब इस केस में हमारा करंट कैसे फ्लो करेगा, तो करंट हमारा O से P से होते हुए फिर हमारा ये जो करंट है वो T2 में जाएगा, T2 से होते हुए फिर हमारा ये VS में जाएगा, मतलब सोर्स में जाएगा, सोर्स वोल्टेज में जाएगा, उसके बाद ये लोड में जाएगा, लोड से होते हुए फिर हमारा O के पास चला जाएगा। तो वही लिखेंगे करंट का मूवमेंट कैसे हो रहा है। तो सो नाउ इन दिस केस करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू O to P और टू द T2, O से P में गया, उसके बाद T2 में गया, उसके बाद T2 थाइस्टर में गया, फिर वोल्टेज सोर्स B में गया एंड टू द इंडक्टर L एंड बैक टू द पॉइंट O। सो इन दिस केस कैपेसिटर वोल्टेज B इज पॉजिटिव। इस केस में हमारा क्या होता है, तो हमारा B पॉजिटिव हो जाता है और ये हमारा निगेटिव हो जाता है। यहाँ पर पहला केस में क्या था, A पॉजिटिव था B निगेटिव था। इस केस में क्या है कि हमारा B पॉजिटिव है और A निगेटिव है। ना इन दिस लोड सर्किट करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन। यहाँ पर हमारा लोड जो है वो क्लॉक बाई डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था और यहाँ पर हमारा लोड जो है वो एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो वही जब ये एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है लोड में करंट, तो इसी के कारण हमारा यहाँ पर जो होगा वो निगेटिव आउटपुट वोल्टेज को शो करेगा। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस है तो करंट का मूवमेंट इस तरीके से हो रहा है। यहाँ पर जो है वो इसका पोलरिटी चेंज हो जाएगा, इधर प्लस और इधर माइनस हो जाएगा। तो पहला केस में आप याद रखिएगा कि क्लॉक बाई डायरेक्शन में मूव करता है और दूसरा केस में एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये हमारा था क्या, पैरेलल इन्वर्टर। तो पहला इन्वर्टर में किसी को अगर दिक्कत है तो आप बता सकते हैं कि पहला इन्वर्टर में किसी को भी अगर थोड़ा सा भी दिक्कत है दोनों मोड में से किसी मोड को समझने में, तो आप कमेंट करिए, हम फिर से इसको बता देंगे। हमारा B पॉजिटिव हो जाता है और ये हमारा निगेटिव हो जाता है। यहाँ पर पहला केस में क्या था, ये अगर किसी को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है पैरेलल इन्वर्टर में तो आप कमेंट कर सकते हैं, एक बार हम फिर से बता देंगे। इन दिस लोड सर्किट और है इसमें कुछ नहीं, एंटी क्लॉक बाई याद सिर्फ यही रखना है कि पहला मोड में हमारा जो करंट का मूवमेंट है वो क्लॉक बाई डायरेक्शन में होगा, जिसके कारण कि हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो हमारा पॉजिटिव शो होगा। और दूसरा केस में हमारा जो इसका जो है उस दूसरा मोड में, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा जो लोड के पास करंट का मूवमेंट होगा वो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में होगा। प्लस माइनस है तो करंट का मूवमेंट इस तरीके से हो रहा है। यहाँ पर जो है इसका पोलरिटी चेंज हो जाएगा। और यही दोनों मोड जिसको समझ में आ गया तो वो आसानी से इसके बारे में लिख सकता है। अब जो हम बोले हैं जो फिगर में दिखता है वही हम बताएं भी हैं कि ऐसा ही लिखना भी आपको है। तो एक बार आप लोग फटाफट जल्दी से बताइए। अगर दिक्कत है तो आप बता सकते हैं कि पहला इन्वर्टर में किसी को भी अगर थोड़ा सा भी दिक्कत है दोनों मोड में से किसी मोड को समझने में, तो आप कमेंट करिए, हम फिर से इसको बता देंगे। अगर किसी को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है कमेंट करिए जल्दी। तो आप कमेंट कर सकते हैं, एक बार हम फिर से बता देंगे। और है इसमें कुछ नहीं, याद सिर्फ यही रखना है कि पहला मोड में हमारा जो करंट का मूवमेंट है वो क्लॉक बाई डायरेक्शन में होगा, जिसके कारण कि हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो हमारा पॉजिटिव। देखिए मोड फर्स्ट में क्या है, इसमें हमारा जो मोड फर्स्ट में हम लोग जो है वो सबसे पहले थाइस्टर T1 को ऑन करते हैं, मतलब T1 को गेट पल्स देते हैं। थाइस्टर T1 को जब गेट पल्स देंगे तो कैपेसिटर C जो है वो थाइस्टर T2 को कम्यूटेट कर देगा, जिसके कारण कि हमारा करंट का मूवमेंट देखिए कैसे हो रहा है, वो इस फिगर में आप देखिए। इसके कारण हमारा करंट का मूवमेंट जो है वो O से करंट निकल रहा है, उससे होते हुए हमारा थाइस्टर T1 के पास जा रहा है, उससे होते हुए हमारा वोल्टेज सोर्स VS के पास जा रहा है, उसके बाद हमारा लोड के पास जा रहा है और बैक टू द हमारा जो है वो मतलब जो हमारा बैक टू द पॉइंट O है वहाँ पर ये पहुँच जा रहा है। इस केस में हमारा क्या होता है कि हमारा लोड करंट का जो मूवमेंट होता है वो क्लॉक बाई डायरेक्शन में होता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब क्लॉक बाई डायरेक्शन में होगा तो यहाँ पर पोलरिटी यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर माइनस होगा। तो ये पहला मोड हो गया। और दूसरा मोड में हमारा क्या था, तो दूसरा मोड में हम थाइस्टर T2 को ऑन कर रहे थे गेट पल्स को देकर,
तो हम T2 को हम लोग ऑन करे थे गेट पल्स को देकर, तो जिसके कारण कि हमारा कैपेसिटर जो है वो T1 को ऑफ कर दे रहा था, क्योंकि कैपेसिटर का काम ही है कम्यूटेट करने का। जब हम लोग T1 को ऑन करेंगे तो कैपेसिटर जो है हमारा T2 को ऑफ कर देगा, जब T2 को हम लोग ऑन करेंगे तो कैपेसिटर T1 को ऑफ कर देगा। तो इस केस में हमारा दूसरा मोड जो है, इसमें हमारा करंट का जो लोड करंट जो हमारा होता है उसका डायरेक्शन जो होता है वो एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में हो जाता है, जिसके कारण कि यहाँ पर पोलरिटी आप देख सकते हैं माइनस और प्लस नहीं है। यही मेन है इसको इसमें समझना, बाकी वही बात को लैंग्वेज में लिखा गया है। तो अब हम लोग देखते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका 4 मार्क्स में पूछता है। बेसिकली डिफरेंस इससे पूछता है कि सीरीज इन्वर्टर और पैरेलल इन्वर्टर में डिफरेंस क्या है। तो आप अगर अभी तक सीरीज इन्वर्टर और पैरेलल इन्वर्टर दोनों पढ़ लिए होंगे तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि बेसिक इसमें डिफरेंस क्या है। तो देखिए क्या कहा है कि द इन्वर्टर इन विच कम्यूटेटिंग एलिमेंट इंडक्टर कैपेसिटर आर परमानेंटली कनेक्टेड विद सीरीज विद द लोड। यहाँ पर जो इंडक्टर और कैपेसिटर जो होता है लगा हुआ सीरीज इन्वर्टर में, वो कम्यूटेशन के लिए वो डायरेक्टली सीरीज में कनेक्टेड होता है। जबकि हमारा पैरेलल इन्वर्टर में जो होता है वो कम्यूटेटिंग का जो कंपोनेंट होता है, कैपेसिटर हो या फिर हमारा इंडक्टर वो हमारा जो कनेक्टेड होता है, यहाँ पर तो जनरली कैपेसिटर ही होता है, और ये जो हमारा कनेक्टेड होता है वो पैरेलली होता है लोड के साथ। तो वही लिखे हैं दिस द इन्वर्टर इन विच कम्यूटेटिंग एलिमेंट कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द लोड बट नॉट इन द पार्ट ऑफ लोड। लेकिन ये लोड का पार्ट नहीं होता है। जबकि हमारा सीरीज इन्वर्टर में आप देखिए कि कैपेसिटर अगर लगा हुआ था तब वो लोड का पार्ट था, लोड के साथ ही वो अटैच था, वो लोड से अलग नहीं हो रहा था। लेकिन ये अपना जो कम्यूटेट करने के बाद ये अपना लोड से ये इसका कोई कनेक्शन ही नहीं रहता। एक बार ये कम्यूटेट कर दिया तो फिर ये अलग हो जाता है। मॉडिफाइड सीरीज इन्वर्टर हम नहीं बताएंगे, ये मेन कोर्स में बताया हुआ है। जो इंपॉर्टेंट है उसी को डील करेंगे। यहाँ पर हम सिलेबस को खत्म नहीं कर रहे हैं राहुल कुमार, हम यहाँ पर सिलेबस को खत्म नहीं कर रहे हैं। जो एक एक पॉइंट सारे को हम बताएंगे। यहाँ पर हम सिंपली जो है सेंटर टैप हम इसमें अगर यूज नहीं करेंगे तो हमारा ये अरेंजमेंट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर हमारा बनाया था इसको, वो सेंटर टैप के थ्रू ही बनाया था। तो इसको हम क्यों यूज करते हैं इसका तो ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे कि इसको अगर हम दूसरा ट्रांसफार्मर के साथ हम कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि इसमें एक बार इसका हाफ पार्ट काम करता है, सेकेंडरी का इसका हाफ बाइंडिंग एक बार काम करता है और एक बार हाफ बाइंडिंग काम करता है। पहला केस में हाफ बाइंडिंग O से Q काम करता है, दूसरा केस में इसका हाफ बाइंडिंग O से P काम करता है। इसीलिए हमको यहाँ पर सेंटर टैप लेना पड़ा। और दूसरा ऐसा कोई ट्रांसफार्मर नहीं है जिसमें कि ये केस हो सकता था, और ये मैन्युफैक्चरर के द्वारा डिसाइड किया गया है, तो इसमें कोई टिप्पणी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है सीरीज इन्वर्टर में और क्या लिख सकते हैं कि सीरीज इन्वर्टर में जो होता है वो कम्यूटेशन जो होता है कि इट इज सेल्फ कम्यूटेटेड टाइप इन्वर्टर। सीरीज इन्वर्टर क्या होता है? सेल्फ कम्यूटेटेड टाइप इन्वर्टर होता है, जबकि हमारा पैरेलल इन्वर्टर जो होता है वो फोर्स कम्यूटेटेड टाइप इन्वर्टर होता है। दूसरा पॉइंट तो ये हो गया। तीसरा पॉइंट है इन सीरीज इन्वर्टर क्लास ए टाइप कम्यूटेशन टेक प्लेस। सीरीज इन्वर्टर में क्लास ए टाइप का कम्यूटेशन होता है और हमारा पैरेलल इन्वर्टर में क्लास डी टाइप का कम्यूटेशन होता है। नेक्स्ट हमारा है इन सीरीज इन्वर्टर देयर इज नो नीड ऑफ आउटपुट ट्रांसफार्मर। सीरीज इन्वर्टर में किसी तरीके का आउटपुट ट्रांसफार्मर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जबकि पैरेलल इन्वर्टर में आप देख रहे थे कि आउटपुट ट्रांसफार्मर का रिक्वायरमेंट होता है। इट गिव्स साइनोसॉइडल आउटपुट। ये जो हमारा सीरीज इन्वर्टर है वो हमेशा साइनोसॉइडल आउटपुट को देता है, जबकि हमारा पैरेलल इन्वर्टर जो है ये हमारा क्या देता है? तो ये हमारा स्क्वायर आउटपुट को देता है। नेक्स्ट हमारा है कि एनर्जी इज टेकन फ्रॉम सोर्स इन ओनली हाफ साइकिल। सीरीज इन्वर्टर में सिर्फ हाफ साइकिल में जो हम है वो एनर्जी को लेते हैं सोर्स से, जबकि हमारा पैरेलल इन्वर्टर में हम लोग क्या करते हैं? तो एनर्जी इज टेकन फ्रॉम द सोर्स इन द बोथ हाफ साइकिल। दोनों हाफ साइकिल में इसमें हम लोग लेते हैं, जबकि हमारा सीरीज इन्वर्टर में सिर्फ और सिर्फ हाफ साइकिल में लेते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल में। लेकिन इसमें दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल में इसमें हम सप्लाई को लेते हैं, एनर्जी को लेते हैं सोर्स से। नेक्स्ट हमारा है द एप्लीकेशन ऑफ इंडक्शन हीटिंग। इसका उपयोग जो हमारा होता है वो इंडक्शन हीटिंग में होता है एप्लीकेशन में, और इसका जो उपयोग होता है पैरेलल इन्वर्टर का उसको इमरजेंसी सिस्टम में होता है। अब पैरेलल इन्वर्टर का एप्लीकेशन इमरजेंसी सिस्टम में होता है और हमारा सीरीज इन्वर्टर का उपयोग इंडक्शन हीटिंग में होता है। तो ये हमारा बेसिक सा डिफरेंस था सीरीज इन्वर्टर और पैरेलल इन्वर्टर का, जो कि 4 मार्क्स में आपको एग्जाम में पूछेगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि सीरीज इन्वर्टर क्या है और पैरेलल इन्वर्टर क्या है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा होगा सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर विथ रेजिस्टिव लोड। अगर सीरीज इन्वर्टर पैरेलल इन्वर्टर अगर आपको नहीं भी उतना याद हो पाता है, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए कि सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर रेजिस्टिव लोड के लिए ये कैसे काम करता है, इसका क्या कंस्ट्रक्शन है, इसका क्या वेवफॉर्म है, सबको हम लोग देखेंगे। क्योंकि सीरीज इन्वर्टर और पैरेलल इन्वर्टर आपको शॉर्ट नोट्स में लिखने के लिए दे सकता है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन टाइप में आपको यही क्वेश्चन देगा। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में इन्वर्टर से अगर क्वेश्चन पूछा तो आपको यही क्वेश्चन पूछेगा, सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर विथ रेजिस्टिव लोड का पूरा कंस्ट्रक्शन, इसका वर्किंग, इसका वेवफॉर्म के बारे में बताइए। तो यहाँ पर देखिए हम सब बताए हैं, इसका ऑपरेशन भी बताए हैं और साथ ही साथ इसका वेवफॉर्म भी बताए होंगे। यहाँ पर देखिए इसका वेवफॉर्म भी हम जरूर बताएंगे। यहाँ पर देखिए इसका वेवफॉर्म भी है। तो हाफ सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर विथ आर लोड के लिए यहाँ पर इसका वेवफॉर्म है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ तक में कैसे याद होगा सर?
याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि लैंग्वेज को रटना बंद करिए, उतना याद हो पाता है, लेकिन ये आपको लैंग्वेज को याद करना बंद करिए, फिगर को दिमाग में रखिए, बस फिगर को याद रखिए। फिगर के थ्रू आप पूरे लैंग्वेज को लिख सकते हैं, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में लिख सकते हैं, साथ ही साथ वो किस तरीके से वर्क कर रहा है वो सब के सब आप लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फिगर के थ्रू। और जो हमसे कनेक्टेड होंगे पहले से, उनको तो ये दिक्कत नहीं आ रहा होगा। शायद आप हमसे कनेक्टेड नहीं है शिवानी कुमारी, तभी आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है कि कैसे याद रखेंगे, क्योंकि याद रखने का भी एक तरीका होता है, एक वे होता है कोई भी चीज़ को याद रखने का। अगर पिक्टोरियल फॉर्म में आप याद रखते हैं तो वो जल्दी याद होता है और वो ज़्यादा समय तक भी रहता है। तो सिर्फ और सिर्फ आप वेव फॉर्म को याद रखिए, उसके सर्किट डायग्राम को याद रखिए और उसी के थ्रू खुद अपने लैंग्वेज में लिखने का कोशिश करिए। याद करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है, सिंगल फेज। ये देखेंगे सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर। तो सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर को हम लोग देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो देखिए हमारा यहाँ पर क्या है, इसके कुछ पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर डिफरेंस सबसे स्लो कीजिए ना, स्क्रीनशॉट लेना है। पीडीएफ आपको मिलेगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर जो क्रैश कोर्स का बैच है उसमें हम पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दिए हैं, वहाँ पर से आप देख सकते हैं। तो देखिए हमारा आज हम लोग जब डिस्कस करेंगे, अब हम क्या करेंगे, तो सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर विद रेजिस्टिव लोड के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है कि दिस टाइप ऑफ इन्वर्टर इज वेरी सिंपल इन कंस्ट्रक्शन। ये जो हमारा इन्वर्टर होता है बहुत ही सिंपल होता है कंस्ट्रक्शन में। हाफ ब्रिज इन्वर्टर सर्किट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 2 थायरिस्टर। इसमें 2 थायरिस्टर होता है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, थायरिस्टर T1 एंड T2, और 2 डायोड है जो कि हमारा D1 एंड D2 है। जनरली ये डायोड का उपयोग जब आप इंडक्टर RL लोड के लिए इसको पढ़िएगा तब यहाँ पर डायोड का यूज होता है। और हमारा सीरीज इन्वर्टर जो है, मतलब ये हाफ ब्रिज इन्वर्टर है रेजिस्टिव लोड के लिए, तो वहाँ पर डायोड का कोई उतना काम नहीं होता है। मेनली इसका काम जो होता है वो इंडक्टर के केस में होता है। पैरेलल इन्वर्टर का वेवफॉर्म हम नहीं बनाए हैं। पैरेलल इन्वर्टर का वेवफॉर्म आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स में पूछेगा। पैरेलल इन्वर्टर हो या सीरीज इन्वर्टर, आपको शॉर्ट नोट्स में पूछेगा, तो वहाँ पर वेवफॉर्म बनाने की रिक्वायरमेंट है नहीं, इसीलिए हम वेवफॉर्म को यहाँ पर नहीं दिए हैं पैरेलल इन्वर्टर में, नहीं तो हम वेवफॉर्म भी बता देते हैं सीरीज। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि हमारा जो सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर है रेजिस्टिव लोड के लिए, उसमें क्या है, तो उसमें हमारा 2 थायरिस्टर है, 2 डायोड है, फिर हमारा वोल्टेज सोर्स जो होता है इसको हम लोग 2 पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं, VS/2 और VS/2 में। तो वही देखिए लिखे हैं, ईच डायोड इज कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल इस थायरिस्टर। थायरिस्टर के एंटी पैरेलल में दोनों डायोड कनेक्टेड है, जो आप फिगर में देख सकते हैं। एंड 3 वायर डीसी सोर्स दैट प्रोवाइड बैलेंस डीसी वोल्टेज। और यहाँ पर 3 वायर डीसी सोर्स का हम लोग उपयोग करते हैं जो कि बैलेंस डीसी वोल्टेज को देता है सोर्स, मतलब कि बैलेंस डीसी वोल्टेज एट ए सोर्स देता है, मतलब सोर्स के पास बैलेंस डीसी वोल्टेज देता है। हेयर एज्यूम डेट, यहाँ पर हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, हेयर एज्यूम डेट ईच थायरिस्टर कंडक्ट फॉर ड्यूरेशन ऑफ इट्स गेट सिग्नल। यहाँ पर हम यह मतलब यह एज्यूम कर सकते हैं कि हर एक थायरिस्टर तभी तक काम करेगा जब तक उस पर गेट सप्लाई, जब तक मतलब उसका गेट सप्लाई का जो पीरियड होगा उसी पीरियड में वह काम करेगा। वही लिखा है, हेयर वी एज्यूम दैट थायरिस्टर कंडक्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ गेट सिग्नल इज प्रेजेंट। जब गेट सिग्नल प्रेजेंट होगा तब ये काम करेगा। एंड टर्न ऑफ व्हेन द गेट सिग्नल इज रिमूव। जैसे हम गेट सिग्नल को हटा देंगे ये हमारा टर्न ऑफ हो जाएगा। द गेट सिग्नल फॉर थायरिस्टर T1 एंड थायरिस्टर T2 आर इन IG1 एंड IG2। यहाँ पर जो थायरिस्टर T1 और T2 है इसका गेट जो हम लोग देंगे, गेट सिग्नल, गेट पल्स जो देंगे वो IG1 और IG2 होगा, जो कि हम लोग वेवफॉर्म में भी देखेंगे क्लियरली, वहाँ पर हमको दिखेगा भी। विदाउट रेजिस्टिव लोड कैसे होगा, रेजिस्टिव लोड होगा, नहीं तो इंडक्टिव लोड होगा, नहीं तो RL से, तीनों तरीके का लोड हो सकता है। लेकिन बेसिकली जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है वो रेजिस्टिव लोड के लिए पूछा जाता है इन्वर्टर में। तो हम लोग जो पढ़ते हैं वो रेजिस्टिव लोड के लिए ही पढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करा है कि लोड R इज कनेक्टेड बिटवीन A एंड B। हमारा जो लोड R है वो हमारा A और B के बीच में कनेक्टेड होता है, मतलब हमारा थायरिस्टर और हमारा वोल्टेज सोर्स के बीच में ये कनेक्टेड होता है। कौन, हमारा R लोड। पॉइंट ए इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। पॉइंट ए को हम लोग हमेशा पॉजिटिव कंसिडर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू बी। इफ द करंट फ्लो इन दिस डायरेक्शन, अगर करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ए से बी की ओर फ्लो कर रहा है, तब उस करंट को हम लोग पॉजिटिव मानेंगे, और अगर बी टू ए फ्लो करेगा तो उसको हम लोग निगेटिव मानेंगे। तो ये जंक्शन आपको याद होना चाहिए, ये जंक्शन आपको याद होना चाहिए कि ए से बी अगर करंट का मूवमेंट होगा तो हम कहेंगे लोड के पास जो हमारा करंट जा रहा है वो पॉजिटिव करंट जा रहा है, और अगर बी से ए की ओर मूवमेंट होगा तो उसको हम लोग कहेंगे कि हमारा निगेटिव करंट जा रहा है। तब देखिए इसको हम लोग दोनों मोड को बारी बारी से पढ़ते हैं। तो ऑपरेशन ऑफ हाफ ब्रिज इन्वर्टर,
इसमें हमारा देखिए कुल मिलाकर 2 मोड होता है। पहला मोड हमारा जो होता है, यहाँ पर हमारा टाइम जो होता है वो 0 से t/2 तक होता है। दूसरा मोड हमारा होता है t/2 से t तक होता है, जो कि वेवफॉर्म में आप देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जब हमारा टाइम मोड जो हमारा है उसमें टाइम जो हमारा टाइम पीरियड वो हमारा 0 से t/2 तक है। तो उस केस में हमारा क्या होगा, तो इस केस में हमारा थाइस्टर T1 ऑन होगा और थाइस्टर T2 हमारा ऑफ होगा। तो वही तो थाइस्टर जब हमारा T2 ऑफ हो जाएगा तो हमारा सर्किट में कहाँ तक सर्किट बनेगा। अगर थाइस्टर T2 हमारा ऑफ हो गया तो फिर ये किसी काम का सर्किट रहेगा नहीं। तो मेनली हमारा सर्किट जो होगा वो इतना ही होगा, Vs/2 और थाइस्टर T1 और लोड। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्टली इतना ही को बनाते हैं। ये जो फालतू का हमारा सर्किट जो नीचे का बना हुआ है इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ये ओपन सर्किट में रहता है, इसी वजह से इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए नया सर्किट जो हम बनाए हैं उसमें लिए Vs/2, T1 थाइस्टर लिए और लोड लिए। तो वही देखिए हम लिखे हैं कि एट दिस टाइम इंटरवल वी गिव द गेट सिग्नल टू थाइस्टर T1। इस समय इस टाइम पीरियड में हम लोग क्या करते हैं, तो गेट सप्लाई देते हैं थाइस्टर T1 के पास। सो T1 गेट टर्न ऑन, इसलिए हमारा थाइस्टर T1 जो है वो टर्न ऑन हो जाता है एंड करंट फ्लो इन अपर हाफ साइकिल। और करंट जो हमारा है वो फ्लो करने लगता है अपर हाफ साइकिल में एंड फॉलो द पाथ, और पाथ को फॉलो करता है कैसे, सो द डायरेक्शन ऑफ आउटपुट करंट इज पॉजिटिव। इसलिए हमारा जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा। क्या बताए थे कि ए से बी की ओर अगर करंट का मूवमेंट होगा तो उसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और बी से ए की ओर अगर मूवमेंट होगा तो उसको हम लोग निगेटिव कंसीडर करेंगे। यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि ए से बी की ओर करंट का मूवमेंट हो रहा है। करंट वोल्टेज सोर्स से निकलेगा, थाइस्टर के पास जाएगा, लोड से होता है बैक टू द वोल्टेज सोर्स चला जाएगा। तो चाहे तो आप इसको भी लिख सकते हैं कि करंट फ्लो थ्रू Vs/2 टू दी थाइस्टर T1 टू दी लोड L, जो भी लोड हमारा L होगा या R होगा, R लोड के लिए पढ़ रहे हैं तो R लोड R एंड बैक टू द वोल्टेज सोर्स Vs/2। इन दिस मोड द करंट इज पॉजिटिव बिकॉज करंट मूव फ्रॉम A टू B। हम ये लिख सकते हैं कि इस मोड में हमारा जो करंट है वो पॉजिटिव होगा क्योंकि करंट का मूवमेंट A टू B हो रहा है, और इसको A टू B को हम एज्यूम किए हैं कि हमारा पॉजिटिव है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग KVL को अप्लाई करते हैं। जब आप KVL को अप्लाई करिएगा तो क्या होगा, तो KVL को अप्लाई करिएगा तो Vs/2 पहले हो गया, फिर हमारा जो होगा Vs/2 यहाँ पर ये जो हमारा ऑन हो गया तो यहाँ पर तो वोल्टेज इसका कुछ होगा नहीं थाइस्टर के पास, ये हमारा कुछ नहीं हुआ। तो सिंपली हमारा जो बचेगा सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज हमारा V0 बचेगा। तो हमारा क्या हो गया, क्या बोले थे कि अगर हम KVL लगाते हैं तो जिस तरीके से हम चलते हैं तो सबसे पहले हमको क्या मिला, सबसे पहले हमको मिला माइनस। यहाँ पर आप चाहें तो माइनस के V, या तो यहाँ पर चाहे तो माइनस के Vs/2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर से मूव करते हुए फिर हमको पहले क्या मिलेगा तो प्लस V0। तो माइनस Vs/2 और प्लस के V0 करेगा, तो इस केस में हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो Vs/2 के बराबर हो जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ आउटपुट वोल्टेज जो हमारा हो जाएगा V0 इक्वल टू Vs/2। यहाँ पर जो हम लिए हैं Vs/2 माइनस के V0 वो कैसे लिए हैं, तो हम लोग दूसरे साइन को लिए हैं। जब हम लोग चलेंगे तो उसका दूसरा साइन लीजिए, दूसरा साइन लीजिएगा तो दूसरा साइन हमारा क्या है प्लस के Vs/2। यहाँ पर देखिए दूसरा साइन हमारा क्या है माइनस के V0, तो प्लस के Vs/2 माइनस के V0 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि V0 इक्वल टू Vs/2 हो गया। वहीं पर अगर इसका हम आउटपुट करंट का बात कर लें तो आउटपुट करंट हमारा क्या होता है, तो आउटपुट करंट हमारा होता है V/R। तो यहाँ पर वोल्टेज हमारा क्या है V0, तो V0/R करेंगे, और V0 का वैल्यू हमारा Vs/2 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं Vs/2R। तो ना भी ड्रा द वेवफॉर्म ऑफ वेवफॉर्म फॉर मोड 1। मोड 1 के लिए देखिए हम लोग वेवफॉर्म बनाए हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहले हम वेवफॉर्म को ही देखते हैं मोड 1 के लिए। तो हमारा मोड 1 के लिए देखिए वेवफॉर्म क्या है, तो मोड 1 के लिए हम लोग गेट करंट दिए थे, गेट सप्लाई दिए थे। गेट सप्लाई जब दिए तो थाइस्टर T1 हमारा ऑन हो गया था। जब थाइस्टर T1 हमारा ऑन हो गया था तब उस केस में हमारा वोल्टेज क्या मिला था, तो वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज आप देखे थे कि Vs/2 मिला था, जो कि पॉजिटिव वोल्टेज था, और आउटपुट करंट हमको मिला था Vs/2R, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर Vs/2R हमारा आउटपुट करंट है और ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है। तो ये हमारा शो किसका किया, तो ये हमारा मोड 1 को शो किया। मोड 2 हमारा क्या होगा T/2 से लेकर T तक। इसमें हम लोग देखिए गेट सप्लाई किसको दिए, तो सेकंड थाइस्टर को दिए हैं। और जब सेकंड थाइस्टर को गेट सप्लाई दीजिएगा तो हमारा कुछ सर्किट मतलब नीचे का जो वेवफॉर्म नीचे का जो सर्किट है वो काम करेगा, और ऊपर का सर्किट का कोई काम नहीं रहेगा। मतलब ये जो हमारा मेन सर्किट था, यहाँ पर ये जो हमारा मेन सर्किट है, और जो हम लोग गेट सप्लाई देंगे थाइस्टर T2 के पास तो हमारा करंट का मूवमेंट जो होगा सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। मतलब Vs/2 V0 और थाइस्टर T2 के बीच में इतना ही सर्किट हमारा बनेगा। तो उसी को देखिए हम लोग बनाए भी मोड 2 के लिए। देखिए बहुत ही ईजी है, अगर ध्यान से देख रहे होंगे, अगर ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो मज़ा आ रहा होगा। और जो थोड़ा सा भी दिमाग पर लोड लेना नहीं चाह रहे होंगे तो उनको फिर कोई समझाने वाला नहीं है, फिर आप उनका कुछ नहीं हो सकता है। देखिए तो यहाँ पर मोड 2 में हम लोग क्या लिए Vs/2 लिए हैं, लोड लिए और T2 थाइस्टर लिए। करंट का मूवमेंट Vs/2 से होगा, और यहाँ पर देखिए लोड के पास हमारा ये पॉजिटिव हो गया और यहाँ पर निगेटिव हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमारा ये T2 हो गया, हमारा थाइस्टर T2 है जो कि हमारा ऑन कंडीशन में। तो करंट हमारा Vs/2 से निकलेगा, लोड के पास जाएगा, और फिर हमारा बैक टू मतलब थाइस्टर के पास जाएगा, उसके बाद हमारा फिर से सोर्स में आ जाएगा। यहाँ पर हमारा करंट का मूवमेंट कैसे है, प्लस और माइनस, मतलब B2A करंट मूव कर रहा है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर जो करंट जो वैल्यू होगा आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट का वो हमारा होगा जो निगेटिव होगा। तो इसलिए क्या है कि नाउ एट टाइम इंस्टेंट T इक्वल टू T/2 गेट सप्लाई इज रिमूव फ्रॉम T1
T1 से हम लोग गेट सप्लाई को रिमूव करते हैं, जिसके कारण कि वो हमारा टर्न ऑफ हो जाता है। फॉर दी नेक्स्ट हाफ टाइम पीरियड वी गिव द गेट सिग्नल टू थाइस्टर T2। हम लोग जो है वो गेट सिग्नल थाइस्टर T2 के पास देते हैं। सो T2 गेट टर्न ऑन, T2 हमारा टर्न ऑन हो जाता है एंड करंट फ्लो इन लोअर हाफ सर्किट, और करंट हमारा जो है वो लोअर हाफ सर्किट में फ्लो करने लगता है। सो द डायरेक्शन ऑफ आउटपुट करंट लोड इज निगेटिव, इसलिए हमारा जो डायरेक्शन होता है आउटपुट लोड करंट का वो हमारा निगेटिव होता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा डायरेक्शन जो है वो निगेटिव है। तो इसलिए हमारे यहाँ पर जो भी होगा आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट जो हमारा होगा वो हमारा निगेटिव ही होगा। यहाँ पर देखिए जो हम KCL को अप्लाई करेंगे, तो अगर हम यहाँ पर फिर से हम अगर सेकेंड साइन को ले तो यहाँ पर क्या होगा प्लस VS/2 और प्लस के V0, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो वोल्टेज होगा नहीं, क्योंकि थाइस्टर जो हमारा वो शॉर्ट सर्किटेड है। तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या हो जाएगा VS/2 और प्लस के V0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब आप V0 को मतलब V आउटपुट को निकालेंगे तो V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V0 यहाँ पर देखिए क्या है कि प्लस VS/2 प्लस V0 इक्वल टू 0, तो V0 इक्वल टू माइनस VS/2 हो जाएगा। यहाँ पर वोल्टेज जब माइनस VS/2 होगा तो करंट भी हमारा जो होगा आउटपुट करंट वो भी हमारा माइनस के VS/2R होगा, क्योंकि V0 अपन में R हमारा करंट का वैल्यू होता है। तो करंट इक्वल टू V0 अपन में R, V0 का वैल्यू माइनस VS/2 है तो माइनस VS/2R हो गया। तो ये हमारा मोड 2 को रिप्रेजेंट किया, मतलब मोड 2 को। तो मोड 2 का वेव फॉर्म भी आप देख लिए कि हमारा T2/2 से लेकर T के बीच का ये पीरियड होता है, टाइम पीरियड। इस पीरियड में हम लोग थाइस्टर T2 को ऑन करते हैं गेट सप्लाई को देकर। जब हम थाइस्टर T2 को ऑन करते हैं तो यहाँ पर करंट का जो मूवमेंट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिसके कारण कि हमारा आउटपुट वोल्टेज हो या आउटपुट करंट दोनों को दोनों हमारा निगेटिव मिलता है। यहाँ पर देखिए आउटपुट वोल्टेज भी हमारा नेगेटिव मिला है और आउटपुट करंट भी नेगेटिव मिला है। सबसे इजी वेव फॉर्म इसी का होता है, और आपको पूछेगा जो एग्जाम में वो आपको यही पूछेगा, सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर ही पूछेगा विद आर लोड। तो सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर विद आर लोड में किसी को कोई अगर दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर में। यहाँ तक में अगर किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट करिए। इसके बाद हम लोग इसमें चलेंगे फुल ब्रिज कन्वर्टर में, और उसके बाद हमारा जो होगा नेक्स्ट टॉपिक वो PWM इन्वर्टर होगा। PWM इन्वर्टर क्या है उसके वर्किंग को हम लोग देख लेंगे, सिर्फ उसके वर्किंग को देखेंगे और उसका एप्लीकेशन को देखेंगे। और उसके बाद हमारा जो है ड्राइव का टॉपिक उसको हम लोग डील करेंगे। इसके बाद हमारा ये सेशन जो है वो इन हो जाएगा लगभग। तो मानिए तो आधा घंटा और आधा से 1 घंटा मतलब लोग 9:30 तक आपका लगता है क्लास ओवरऑल इन हो जाएगा। तो यहाँ तक में अगर किसी को दिक्कत है तो बताइए, जल्दी कमेंट करिए किसी को कोई दिक्कत। सबसे इजी वेव फॉर्म इसी का होता है, और आपको पूछेगा जो किसी को भी अगर थोड़ा सा भी दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, क्योंकि अभी हमारे पास समय है समझने का। हाफ ब्रिज इन्वर्टर विद आर लोड सभी को सीरीज इन्वर्टर जो हमारा है मतलब सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर वो समझ में आ गया। ब्रिज इन्वर्टर। यहाँ तक में अगर किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट करिए। इसके बाद हम लोग इसमें चलेंगे फुल ब्रिज कन्वर्टर, और उसके बाद हमारा जो होगा नेक्स्ट टॉपिक वो PWM इन्वर्टर होगा। PWM इन्वर्टर क्या है उसकी वर्किंग को हम लोग देख लेंगे, बाकी सब सोए हुए हैं क्या? देखेंगे और उसका एप्लीकेशन को देखेंगे। वीडियो चालू करके आप लोग सो गए हैं क्या? है ड्राइव का टॉपिक, कमेंट कीजिए जल्दी। मानिए तो आधा घंटा और आधा से 1 घंटा मतलब लोग 9:30 तक आपका लगता है क्लास ओवरऑल। यहाँ तक में अगर किसी को दिक्कत है तो बताइए, जल्दी कमेंट करिए किसी को कोई दिक्कत। किसी को भी अगर थोड़ा सा भी दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, क्योंकि अभी हमारे नहीं यार लोड नहीं पढ़ाएंगे। सभी को सीरीज इन्वर्टर जो हमारा है मतलब सिंगल फेज हम यहाँ पर रिवीजन करवा रहे हैं, हम यहाँ पर पूरा सिलेबस आपका ख़त्म नहीं कर रहे हैं। जो क्वेश्चन जिस तरीके का पूछता है वो आपको हम बता रहे हैं कि इस तरह का रिवीजन आप करके जाइएगा तो डेफिनेटली एक मिला जुला कर अच्छा मार्क्स आएगा। यहाँ पर आप कहिएगा कि टॉपर बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, तो उस तरीके से हम नहीं पढ़ाए हैं। टॉपर बनाने के लिए हम कोर्स में पढ़ाए हैं। वीडियो चालू करके आप लोग सो गए हैं क्या? कमेंट कीजिए जल्दी। आरएल लोड हम पढ़ाए हुए हैं, जो हमारा मेन कोर्स है उसमें पढ़ाए हुए हैं। नहीं यार लोड नहीं पढ़ाएंगे। हम यहाँ पर रिवीजन करवा रहे हैं। हम ठीक है, तो आगे हमारा जो है वो क्या है, तो आगे हम लोग देखेंगे सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर विथ आर लोड। आर लोड के लिए हम लोग सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर को देखेंगे। अच्छा मार्क्स आएगा। तो इसका कंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन डायरेक्टली आप देखिए कि इसमें कुल मिलाकर 4 थायरिस्टर है और 4 डायोड है। डायोड का फिर से वही काम है कि डायोड जो हमारा होता है वो अगर इंडक्टिव सर्किट रहेगा तो उस केस में डायोड का काम होता है। तो वही है कि सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर सर्किट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 4 थायरिस्टर T1 to T4 एंड 4 डायोड D1 to D4।
दिस डायोड आर कॉल्ड फीडबैक डायोड, इसको हम लोग फीडबैक डायोड भी कहते हैं। एंड दिस डायोड फंक्शन ओनली व्हेन द लोड इज अदर देन रेजिस्टिव लोड, अगर लोड हमारा रेजिस्टिव लोड से दूसरा होगा, रेजिस्टिव लोड ना होकर कोई दूसरा होगा तो उसको हम लोग कहते हैं, तो उसमें हम लोग इस डायोड का उपयोग किया जाता है। इस डायोड इज कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल विथ इच थारिस्टर, हर एक थारिस्टर से हमारा डायोड जो होता है वो एंटी पैरेलली कनेक्टेड होता है। अब वोल्टेज सोर्स क्या है कि अब वोल्टेज सोर्स एंड रेजिस्टिव लोड, यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स एंड रेजिस्टिव लोड, हेयर लोड इज कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच में हमारा लोड जो है वो कनेक्टेड होता है, जो कि आप यहाँ पर फिगर पर देख सकते हैं। द आउटपुट करंट डायरेक्शन इज कंसिडर्ड एट पॉजिटिव व्हेन करंट फ्लो फ्रॉम ए टू बी, अगर ए टू बी में करंट मूव करेगा तो ये हमको इसको पॉजिटिव मानेंगे, और बी टू ए में करंट मूव करेगा तो इसको हम लोग निगेटिव मानेंगे। आरएल लोड का हम इसमें डाले ही नहीं है कंटेंट, तो कैसे पढ़ा दें? अब ऐसे ही तो जो कंटेंट डाल के पढ़ाते हैं तब तो आपको समझ में नहीं आता, ऐसे ही ओरली अगर बताएंगे तो फिर आपको क्या समझ में आएगा। तो अब हम लोग इसके ऑपरेशन को देखते हैं। तो इसका ऑपरेशन जो होता है, इसका ऑपरेशन भी दो ही मोड में होता है। पहला मोड हमारा होता है टाइम पीरियड जो 0 से t/2 तक जाता है, दूसरा टाइम पीरियड होता है t/2 से लेकर t तक में। तो देखिए पहला मोड की ओर यहाँ ऑपरेशन में क्या कर रहा है, द ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर आर लोड इज बेस्ड ऑन द सिक्वेंशियल ट्रिगरिंग ऑफ थाइरिस्टर, मतलब एक सीक्वेंस में हम थाइरिस्टर को ट्रिगर करते हैं डायगोनली, मतलब ये डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन में ये ऑन होता है, मतलब एक बार हमारा T1 और T2 ऑन होगा और एक बार हमारा T3 और T4 ऑन होगा। मतलब एक बार जब हम लोग ऑन करेंगे तो T1 और T2 दोनों को ऑन करेंगे, दूसरा बार जो हम लोग ऑन करेंगे तो T3 और T4 को ऑन करेंगे। अगर बंद करने की बात आया तो एक ही बार हमारा T1 T2 बंद होगा, और एक ही मतलब जब एक बार हमारा T1 और T2 जब बंद होगा तो उस केस में हमारा T3 और T4 काम करते रहेगा, और जब हमारा T3 और T4 बंद होगा तो उस केस में T1 और T2 हमारा काम करते रहेगा। तो यहाँ तक में किसी को अगर दिक्कत है तो आप कमेंट करिए। पहला मोड हमारा होता है टाइम पीरियड जो 0 से t/2 तक जाता है, दूसरा टाइम पीरियड होता है t/2 से लेकर t तक। तो अब हम लोग बारी बारी से दोनों मोड को पढ़ेंगे। तो वही यहाँ पर देखिए लिखा गया था कि यहाँ पर तो ये हो गया, इसका देखिए ऑपरेशन में क्या लिखा गया है कि हमारे यहाँ पर जो डायोड है, जो भी हमारा थाइरिस्टर है वो अपोजिट डायरेक्शन में डायगोनली काम करता है और एक सीक्वेंस में काम करता है। डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन में ये ऑन होता है, मतलब एक बार हमारा T1 और T2 ऑन होगा और एक बार हमारा T3 और T4 ऑन होगा। मतलब एक बार जब हम लोग ऑन करेंगे तो सन्नी कुमार हमने इसमें ऐड नहीं किया है आरएल लोड का। आरएल लोड का अगर ऐड किए हुए रहते तो हम आपको बता देते। आरएल लोड बेसिकली पूछता नहीं है। जब बंद होगा तो उस केस में हमारा T3 और T4 काम करते रहेगा, और जब हमारा T3 और T4 बंद होगा तो उस केस में T1 और T2 हमारा काम करते रहेगा। यहाँ तक में किसी को अगर दिक्कत है तो आप कमेंट करिए। वो यहाँ पर गलती से लिखा गया है, यहाँ पर फुल ब्रिज कर लीजिएगा, हाफ ब्रिज गलती से लिखाया हुआ है। यहाँ पर आप फुल ब्रिज इसको कर लीजिएगा। यहाँ पर ये जो हाफ ब्रिज है इसको आप लोग फुल ब्रिज कर लीजिएगा। वही यहाँ पर देखिए लिखा गया था कि शिवानी कुमारी गलत टाइटल लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ पर जो डायोड है, जो भी हमारा थाइरिस्टर है वो अपोजिट डायरेक्शन में, ऑपरेशन में टाइटल का नाम थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, हाफ नहीं यहाँ पर फुल होगा। एक बार आप लोग नीचे भी तो आप देख सकते हैं कि नीचे में सारा जगह जब फुल लिखा हुआ है तो यहाँ पर हाफ कैसे हो सकता है। तो इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। यहाँ पर ये हमारा जो है वो हाफ ब्रिज ना होकर फुल ब्रिज है, यहाँ पर आप इसको फुल ब्रिज कर लीजिएगा। द ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर with R load is based on the sequence triggering of the thyristor placed diagonally opposite. This means that the only two thyristor are turned on in half of the time period, like thyristor T3 and T4 will be triggered, while the remaining half of the time period T1 and T2 get triggered. आधा पीरियड में T3 T4 ऑन होगा और आधा पीरियड में T1 और T2 ऑन होगा। नाउ द ऑपरेशन ऑफ हाफ ब्रिज इन्वर्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 मोड। इसको हम लोग 2 मोड में डिवाइड करते हैं। पहला मोड हमारा होगा इसमें थाइरिस्टर जो हमारा होगा, मतलब उसका टाइम पीरियड जो होगा वो 0 से t/2 होगा। इस टाइम पीरियड में हमारा थाइरिस्टर T1 और T2 ऑन होगा, और दूसरा मोड जो हमारा होगा t/2 से लेकर t तक में, इसमें हमारा थाइरिस्टर जो होगा वो हमारा थाइरिस्टर T3 और T4 ऑन होगा। तो पहला मोड की ओर हम लोग चलते हैं। पहला मोड का देखिए फिगर यहाँ पर बनाया गया है, तो इस मोड को हम लोग देखिए समझते हैं क्या है। तो इन दिस मोड वी गिव गेट ट्रिगरिंग पल्स टू थाइरिस्टर T1 एंड T2। इस मोड में हम लोग क्या करते हैं तो गेट ट्रिगरिंग पल्स देंगे थाइरिस्टर T1 और T2 को ऑन करने के लिए। सो T1 एंड T2 गेट टर्न ऑन, T1 और T2 हमारा टर्न ऑन हो जाता है। सो करंट फ्लोइंग क्या है कि सो करंट फ्लोइंग फ्रॉम सप्लाई VS से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है तो थाइरिस्टर T1 एंड लोड T2। थाइरिस्टर T1 में जाता है, फिर लोड T2 में जाता है, बैक टू द VS। T2 होते हुए फिर ये हमारा वोल्टेज सोर्स में चला आता है।
तो ये हमारा जो है वो इस तरीके से इसमें करंट का मूवमेंट होता है। मूवमेंट कैसे हुआ एक बार फिर से आप देख लीजिए। तो वोल्टेज सोर्स से हमारा करंट निकला, वहाँ से निकलते हुए थाइस्टर T1 के पास गया, उसके बाद हमारा लोड V0 के पास गया, और उसी तरीके से होते हुए हमारा जो है वो थाइस्टर T2 से होते हुए बैक टू द सोर्स चला आया। जो फिगर में आपको दिख रहा है बस उसी को आपको लिखना रहता है लैंग्वेज में, और कुछ है नहीं एक्स्ट्रा। तो ये आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा है, इसी में क्या लिखे हैं कि दिस टाइम द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो अक्रॉस द लोड इज पॉजिटिव। इस केस में हमारा जो करंट का डायरेक्शन फ्लो हो रहा है वो पॉजिटिव की ओर हो रहा है, क्योंकि हम लोग माने थे कि अगर करंट ए से बी की ओर फ्लो करेगा तो वो हमारा पॉजिटिव को शो करेगा, अगर बी टू ए फ्लो करेगा तो वो हमारा निगेटिव को शो करेगा। तो इस केस में हमारा करंट का जो फ्लो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, तो इस केस में हमारा करंट का जो फ्लो हो रहा है वो पॉजिटिव में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर करंट जो मूव कर रहा है वो ए टू बी कर रहा है। दिस टाइम आउटपुट वोल्टेज इज ऑल्सो पॉजिटिव। यहाँ पर इस केस में हमारा आउटपुट वोल्टेज होता है वो पॉजिटिव होता है, V0 इजकल टू VS होगा, क्योंकि इस केस में जब आप इसका लिखिएगा KVL तो उस केस में आप लिख सकते हैं कि VS, यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस के VS, अगर दूसरा साइन लेते हैं तो प्लस के VS और माइनस के V0, दूसरा साइड में से माइनस के V0 होगा, तो प्लस के VS और माइनस के V0 इजकल टू 0। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि VS इजकल टू V0 होगा या V0 इजकल टू VS होगा। तो वही यहाँ पर दिखाया गया है। तब उस केस में अगर आप चाहें तो करंट को निकालेंगे, तो करंट हमारा क्या होगा, तो करंट हमारा होगा आउटपुट करंट जो होगा वो क्या होता है V/R होता है। तो यहाँ पर वोल्टेज सोर्स हमारा VS हो गया, और मतलब V0 इजकल टू VS ही है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं VS/RL, और यहाँ पर अगर R लोड सिर्फ है तो यहाँ पर VS/R लिख सकते हैं, ये RL नहीं, ये लोड RL मतलब लोड रेजिस्टेंस हुआ। तो यहाँ पर आप RL मतलब R और L मतलब इंडक्टर नहीं समझिएगा, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, मतलब लोड रेजिस्टेंस के बारे में बता रहा है RL। तो ये हमारा पहला मोड हो गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा मोड। दूसरा मोड में क्या है, बहुत ही ईजी है टॉपिक, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। दूसरा मोड में क्या ऑन होगा, तो दूसरा मोड में हमारा थाइस्टर T3 और T4 ऑन होगा। तो देखिए इसमें क्या है कि थाइस्टर T3 और T4 को ऑन करेंगे तो वही लिखे हैं, इन दिस मोड वी गिव गेट ट्रिगरिंग पल्स टू द थाइस्टर T3 एंड T4। इस मोड में हम लोग गेट पल्स देते हैं थाइस्टर T3 और T4 को। दिस टाइम T3 एंड T4 गेट टर्न ऑन। इस केस में हमारा थाइस्टर T3 और T4 जो है वो टर्न ऑन हो जाता है, थाइस्टर T1 एंड T2 गेट टर्न ऑफ। इस केस में हमारा थाइस्टर T1 और T2 जो होता है वो टर्न ऑफ हो जाता है। तो अब इसमें करंट का जो मूवमेंट कैसे होगा, तो करंट का मूवमेंट वोल्टेज सोर्स VS से निकलेगा, उससे होते हुए थाइस्टर T3 में जाएगा। उसके बाद हमारा जो है वो आउटपुट मतलब जो हमारा जो लोड है उसमें जाएगा, उससे होते हुए थाइस्टर T4 में जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो मोड 1 और मोड 2 पढ़ाएं, इसमें किसी तरीके का आपको अगर दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम देखिए आगे बढ़ेंगे, इसका वेवफॉर्म को आपको समझाएंगे। तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। इस मोड में हम लोग गेट पल्स देते हैं थाइस्टर T3 और T4 को। दिस टाइम T3 एंड T4 गेट टर्न ऑन। इस केस में हमारा थाइस्टर T3 और T4 जो है वो टर्न ऑन हो जाता है, थाइस्टर T1 एंड T2 गेट टर्न ऑन। इस केस में हमारा थाइस्टर T1 और T2 जो होता है वो टर्न ऑन हो जाता है। आप लोग जल्दी से कमेंट करिएगा। तो अब इसमें करंट का जो मूवमेंट कैसे होगा, तो करंट का मूवमेंट वोल्टेज सोर्स VS से निकलेगा, उससे होते हुए थाइस्टर T3 में जाएगा। उसके बाद हमारा जो है वो आउटपुट हमारा। सर अभी हम आपका पार्ट 1 ही देख रहे हैं, जो पार्ट 1 देख रहे हैं तो फिर आप एक एक करके देखिए। तो वैसे क्योंकि पार्ट 1 जिसका क्लियर नहीं होगा, पार्ट 2 जिसका क्लियर नहीं होगा, तो उसको आगे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सारा चैप्टर जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। टाइटल में हाफ ब्रिज लिखे हैं और इन ऑपरेशन। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट करिए, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और इसके वेवफॉर्म को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो वेवफॉर्म में हमारा देखिए क्या है, पहला हम क्या बोले कि पहला केस में हम लोग थाइस्टर T1 और T2 दोनों को ट्रिगर करेंगे पहला मोड में 0 से T तक में। देखिए हम जब थाइस्टर T1 और T2 को गेट पल्स देकर उसको अगर हम ऑन करते हैं, तब उस केस में हमारा आउटपुट वोल्टेज जो मिला था जो कि पॉजिटिव मिला था, तो आउटपुट वोल्टेज V0 हमको मिला था जो कि पॉजिटिव वोल्टेज था। और इस केस में थाइस्टर T1 और T2 दोनों हमारा ऑन है। उसी केस में हमारा करंट जो मिला था वो V आउटपुट मतलब V0 इजकल टू VS आया था, तो यहाँ पर VS/R मिला था हमको। तो ये हमारा देखिए आउटपुट में करंट जो मिल रहा है वो भी हमारा पॉजिटिव मिल रहा है और हमारा वोल्टेज भी पॉजिटिव मिल रहा है। तो ये हमारा पहला केस हो गया। दूसरा केस हमारा हो गया T से पाई। T से पाई में क्या है, तो T से पाई में हम लोग जो है वो गेट सप्लाई दिए थे थाइस्टर T3 और T4 को। जब थाइस्टर T3 और T4 को हम लोग गेट सप्लाई दिए थे, तब उस केस में हमारा जो आउटपुट वोल्टेज आया था वो हमारा क्या आ रहा था, आप खुद देखिए। यहाँ पर ये VS है तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, प्लस के VS, और यहाँ पर मतलब दूसरा साइन ले रहे हैं तो ये प्लस के VS हो गया, और यहाँ पर ये जो हमारा होगा वो हमारा होगा क्या, माइनस के VS। तो जब इसको हम लोग VS, यहाँ पर हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा V0 एवरेज हमारा होगा VS के बराबर होगा, और RMS जो हमारा होगा वो VS के बराबर होगा।
तो उस केस में हमारा जो आउटपुट वोल्टेज जो मिलता है वो हमारा क्या मिल रहा है, तो उस केस में हमारा आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव मिल रहा है और आउटपुट करंट भी हमारा नेगेटिव मिल रहा है, तो वेव फॉर्म में हमारा नेगेटिव शो कर रहा है। देखिए जिसको अगर सिंगल फेज का वेव फॉर्म क्लियर होगा, सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर का, उसको सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वेव फॉर्म लगभग सेम ही होता है। उसमें हम एक थायरिस्टर को ऑन ऑफ कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग 2 थायरिस्टर को ऑन ऑफ कर रहे हैं एक साथ, तो इसलिए वेव फॉर्म में यहाँ पर बस सिर्फ नाम में चेंज होगा, बाकी वेव फॉर्म लगभग सेम ही होगा। तो अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत हुआ फुल वेव इन्वर्टर में? सर यूनिट 4 और 5 कब बताइएगा? शाम में आज यूनिट 4 चॉपर होगा अगर टाइम मिला तो, नहीं तो कल होगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा है वो PWM इन्वर्टर है कि PWM इन्वर्टर क्या है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल, फिर इसके एप्लीकेशन को हम लोग जानेंगे। यहाँ तक में किसी को अगर दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए जिसको अगर सिंगल फेज का वेव फॉर्म क्लियर होगा, सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर का, उसको सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर को ऑन ऑफ कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग 2 थायरिस्टर से नहीं होता, उसमें हम एक थायरिस्टर को ऑन ऑफ कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग 2 थायरिस्टर को ऑन ऑफ कर रहे हैं एक साथ, तो इसलिए वेव फॉर्म में यहाँ पर बस सिर्फ नाम में चेंज होगा, बाकी वेव फॉर्म लगभग सेम होगा। जल्दी से कमेंट कीजिए। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत हुआ फुल वेव इन्वर्टर में? सर 4 और 5 का बताइए। शाम में आज किसी को कोई प्रॉब्लम तो फटाक से कमेंट करिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल हो। हम लोग नेक्स्ट जो हमारा है वो PWM इन्वर्टर है कि PWM इन्वर्टर क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, इसके एप्लीकेशन को हमें जानेंगे। यहाँ तक में किसी को अगर दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सारे लोग लगता है सो गए हैं, कोई भी कमेंट नहीं करें, जल्दी कमेंट करिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से कमेंट कीजिए। सारे लोग सुस्त पड़ गए हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, PWM इन्वर्टर। ये भी देखिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। PWM इन्वर्टर क्या है, तो एन इन्वर्टर हुज फंक्शनलिटी डिपेंड अपॉन द पल्स विद मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी। वैसा इन्वर्टर जिसका कि फंक्शनलिटी जो है वो डिपेंड करता है पल्स विद मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी पर, इज रेफर टू अ PWM इन्वर्टर। उसको हम लोग PWM इन्वर्टर कहते हैं। These are capable of maintaining output voltage at the rated voltage depending upon the country irrespective of the type of load connected। यह जो हमारा होता है PWM इन्वर्टर, या आउटपुट वोल्टेज को मेंटेन रखता है, उसका जो रेटेड वोल्टेज होता है उस पर डिपेंड करता है, ना कि कंट्री में, मतलब कंट्री के लोड के आधार पर। वही लिखा है कि दीज आर कैपेबल टू मेंटेनिंग द आउटपुट वोल्टेज, यह जो है वो सक्षम है आउटपुट वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए एज द रेटेड वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज पर डिपेंडिंग अपॉन दी कंट्री रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ लोड। कंट्री पर ये डिपेंड करता है, ना कि टाइप ऑफ लोड, किस तरीके से इसमें लोड कनेक्टेड है उस पर डिपेंड करता है हमारा PWM इन्वर्टर। दिस कैन बी अचीव्ड बाई, इसको हम लोग अचीव कर सकते हैं बाई चेंजिंग दी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी विथ एट ऑसिलेटर। हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब इसके फ्रीक्वेंसी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी को चेंज करके विथ एट ऑसिलेटर के पास। पैरेलल इन्वर्टर 2 बार हम बताए हैं, तो एक बार जब आप वीडियो ये इंड हो जाएगा उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो लास्ट में एक बार हम रिवाइज करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है पैरेलल इन्वर्टर में। तो ये आप पहले PWM इन्वर्टर के बारे में आपको क्लियर हो गया कि PWM इन्वर्टर क्या है। तो ये PWM इन्वर्टर जो है इसका जो फंक्शनलिटी है वो डिपेंड करता है पल्स विद मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी पर, इसीलिए इसको हम लोग PWM इन्वर्टर करते हैं। और यह जो है आउटपुट वोल्टेज को मेंटेन रखता है, इसमें क्षमता होता है कि आउटपुट वोल्टेज को मेंटेन रखे, उसके रेटेड वोल्टेज पर, इसका जो रेटेड वोल्टेज है उस पर डिपेंड करता है, मतलब इसका जो भी फंक्शनलिटी होता है वो उसके रेटेड वोल्टेज पर डिपेंड करता है, कंट्री के रिस्पेक्टिव, ना कि लोड उस पर कितना कनेक्टेड है उसके आधार पे नहीं। PWM टेक्नोलॉजी क्या होता है? पल्स विथ मॉड्यूलेशन, पल्स इसमें डालते हैं ये टेक्नोलॉजी। PWM टेक्नोलॉजी क्या है? PWM टेक्नोलॉजी मतलब होता है पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी। इसमें हम लोग पल्स के थ्रू इसको ऑपरेट कराते हैं। और अभी हमको इस PWM में PhD तो करना नहीं है, हमको तो सिंपली इसके बारे में थोड़ा सा जानना है कि PWM होता क्या है, PWM इन्वर्टर। अगर इसको पूरा डिटेल में पढ़ने लगे तो फिर बहुत समय लगेगा पढ़ने में, और उतना डिटेल में हमें पढ़ना भी नहीं है। हमें सिर्फ जानना है कि PWM इन्वर्टर जो है वो किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है। तो ये हमारा पल्स विद मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी पे काम करता है।
अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल को देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो एन इन्वर्टर डिजाइनिंग इन्वॉल्व वेरियस टेक्नोलॉजी, एक इन्वर्टर जो है वो डिजाइन किया गया है अलग अलग टोपोलॉजीज पे और पावर सर्किट एंड द मेथड टू कंट्रोल दी वोल्टेज। इसमें बहुत सारे टोपोलॉजी का हम लोग उपयोग किए हैं, पावर सर्किट के टोपोलॉजी को और अलग अलग मेथड को उपयोग किए हैं वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए। It is a digital technology that used the amount of power delivered to a device that can be changed. It can generate analogous signal by using a digital source. तो अब हम लोग इसके वर्किंग की ओर देखते हैं कि वर्किंग क्या है। तो वर्किंग हमारा है एन इन्वर्टर डिजाइनिंग इन्वॉल्व वेरियस टोपोलॉजीज ऑफ पावर सर्किट, मतलब अलग अलग पावर सर्किट के टोपोलॉजी का जो उपयोग करता है, इस तरीके से को डिजाइन किया जाता है। एंड द मेथड ऑफ कंट्रोल ऑफ वोल्टेज, और अलग अलग मेथड को उपयोग करता है वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए। तो नेक्स्ट हमारा है द मोस्ट कंसंट्रेटेड पार्ट ऑफ द इन्वर्टर इज इट्स वेव फॉर्म जनरेटेड एट द आउटपुट। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है PWM इन्वर्टर का, वो इसका वेव फॉर्म किस तरीके से जनरेट हो रहा है आउटपुट पर, वही होता है इसका मेन पार्ट। जो मेन कंसंट्रेशन इसका होता है वो वहीं पे होता है इसका। नेक्स्ट हमारा है, इसी में नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि फॉर द पर्पस ऑफ फिल्टरिंग द वेव फॉर्म को फिल्टर करने के लिए वेव फॉर्म इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर यूज। वेव फॉर्म को फिल्टर करने के लिए हम लोग इंडक्टर और कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। इन ऑर्डर टू रिड्यूस दी हार्मोनिक्स फ्रॉम दी आउटपुट लो पास फिल्टर आर यूज। हार्मोनिक्स को रिड्यूस करने के लिए हम लोग इसमें लो पास फिल्टर का उपयोग करते हैं। हार्मोनिक्स को रिड्यूस करने के लिए लो पास फिल्टर का उपयोग करते हैं, और साथ ही साथ हमारा जो है हार्मोनिक्स को रिड्यूस करने के लिए लो पास फिल्टर का उपयोग करते हैं, और साथ ही साथ हमारा जो इसका जो वेव फॉर्म हमारा है, इसका वेव फॉर्म क्या करा है कि फॉर द पर्पस ऑफ फिल्टरिंग, वेव फॉर्म को फिल्टर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो इंडक्टर और कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। उसके बाद क्या कहा कि द इन्वर्टर पोजेज ऑफ फिक्स्ड वैल्यू, अगर इन्वर्टर हमारा फिक्स वैल्यू को पोजेज करता है ऑफ आउटपुट फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को, फिक्स वैल्यू को पोजेज करने का काम करता है। फिल्टर आर यूज, हम लोग इसमें फिल्टर रेजोनेंट फिल्टर का हम लोग इसमें उपयोग करते हैं। फॉर द एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी पर एट द आउटपुट के पास फिल्टर आर टर्न्ड एबव द मैक्सिमम वैल्यू। फिल्टर को हम लोग टर्न करते हैं मैक्सिमम वैल्यू पर ऑफ ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जो हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसके मैक्सिमम वैल्यू पर इसको टर्न एबव करते हैं, मतलब फिल्टर का इसका। PWM टेक्नोलॉजी चेंजेज दी सीक्वेंस एंड वेव फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स। PWM टेक्नोलॉजी जो है वो चेंजेज करता है स्क्वायर वेव कैरेक्टरिस्टिक्स को। PM टेक्नोलॉजी चेंजेज द स्क्वायर वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। द पल्स यूजेज फॉर स्विचिंग आर मॉड्यूलेटेड एंड रेगुलेटेड। जो हमारा पल्स इसमें यूज करते हैं वो हमारा मॉड्यूलेटेड होता है और रेगुलेटेड होता है बिफोर इट सप्लाई टू द कनेक्टेड लोड, उसके कनेक्टेड लोड के सप्लाई से। व्हेन देयर इज नो रिक्वायरमेंट, जब हमारा रिक्वायरमेंट नहीं होता है फॉर द वोल्टेज कंट्रोल के लिए फिक्स बिट ऑफ द पल्स इज यूज्ड, तो हम लोग इसमें फिक्स बिट डालते हैं पल्स का। नहीं तो हम लोग इसमें जो है वो अलग तरीके का पल्स डालते हैं, जो कि हमारा यहाँ पर देखिए लिखा भी गया होगा कि किस तरीके का पल्स डालते हैं। इसमें हम हार्मोनिक्स को रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले लो पास फिल्टर का उपयोग करते हैं, और जो भी हमारा वेवफॉर्म को फिल्टर करना होता है तो उसको हम लोग कैपेसिटर का उपयोग करते हैं कि वेवफॉर्म हमारा सही रहे। तो यही इसका मेन है। तो मिला जुला कर इसका वर्किंग यही होता है, और यही हमारा PWM टेक्नोलॉजी होता है। मतलब इतना पॉइंट को अगर आप लिख देते हैं एग्जाम में तो आपको एक बेहतरीन मार्क्स मिलेगा। वैसे PWM इन्वर्टर जो है वो थोड़ा टफ होता है, तो पढ़ाना भी टफ होता है, और थोड़ा इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, इसका जो वर्किंग होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो यही हम कहेंगे किसी में से कुछ पॉइंट को जो भी है इसको आप याद कर लीजिएगा, और इसको एग्जाम में यही अगर आया तो डिक्टो छाप दीजिएगा। अब हम लोग जो चलते हैं वो इसके एप्लीकेशन की, इसका एप्लीकेशन कहाँ आता है। बेसिकली इसका एप्लीकेशन भी आपको 4 मार्क्स में पूछता है। तो मोस्ट कॉमनली PWM इन्वर्टर आर यूटिलाइज इन द स्पीड AC ड्राइव। स्पीड जो AC ड्राइव होता है जो कि अच्छा स्पीड पर चलता है उसमें इसका उपयोग होता है। वेयर द स्पीड ऑफ ड्राइव इज डिपेंडेंट ऑन द वेरिएशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, जहाँ पर कि हमारा जो स्पीड होता है ड्राइव का वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी, जो वोल्टेज आप अप्लाई करें उस वोल्टेज के फ्रीक्वेंसी पर। मेजरली द सर्किट इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग PWM सिग्नल। मेजरली जो हमारा सर्किट होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का वो कंट्रोल होता है PWM सिग्नल से। टू जनरेट द सिग्नल इन एनालॉग फ्रॉम टू डिजिटल डिवाइस, एनालॉग टू डिजिटल में जनरेट करने के लिए हम लोग माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं। लाइक माइक्रो कंट्रोलर PWM टेक्नोलॉजी इज बेनिफिशियल। PWM टेक्नोलॉजी जो होता है वो हमारा बेनिफिशियल होता है। फर्दर दे आर वेरियस एप्लीकेशन वेयर PWM टेक्नोलॉजी इज यूज इन डिफरेंट सर्किट। अलग अलग सर्किट में हम लोग PWM टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। समझ नहीं आया PWM टेक्नोलॉजी, समझ में नहीं आया, इसको समझ में नहीं आया, इसको हमको समझाने भी नहीं आ रहा है उतना अच्छा से, इसको हम लोग कैसे समझाएं, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है
और इतना शॉर्ट में यहाँ पर हम जो मेन पॉइंट है हीट पॉइंट जिसको कहते हैं कि क्रीम वाला पॉइंट, वो सारे पॉइंट को हम यहाँ पर लिख दिए हैं। तो अभी तो इसको हम एक बार और हम पढ़ के समझा देते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है आपको 100% समझ में आएगा। तो बेहतरीन यही होगा कि इसको 1-2 बार आप पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा बेहतरीन अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो अभी तो हम इसको स्किप कर रहे हैं, उसके बाद अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखते हैं फिर से अच्छे से। और अभी हम जो है वो कुछ ड्राइव के पार्ट्स को भी देख लेते हैं, 1-2 टॉपिक को देख लेते हैं, बाकी टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो हमारा इसमें जानते हैं ड्राइव हमारा 2 तरीके का होता है, एक हमारा डीसी मोटर ड्राइव होता है, एक हमारा एसी मोटर ड्राइव होता है। तो डीसी मोटर ड्राइव क्या है? इट इज बेसिकली अ स्पीड कंट्रोल सिस्टम ऑफ अ डीसी इलेक्ट्रिकल मोटर। ये जो डीसी मोटर ड्राइव है ये क्या करता है? तो ये डीसी मोटर के सर ये आया तो माइक्रो करके लेकर चले जाएंगे और छाप देंगे। नहीं, ये नहीं करना है, 1 से 2 बार पॉइंट को पढ़िएगा तो कुछ ना कुछ पॉइंट आपके दिमाग में आ ही जाएगा। और बेसिकली इसका एप्लीकेशन पूछता है, इसका वर्किंग तो नहीं पूछता है, इसका डेफिनेशन पूछेगा और इसका एप्लीकेशन पूछेगा। अब देखिए डीसी मोटर ड्राइव या एसी मोटर ड्राइव, दोनों ड्राइव का काम यही है। डीसी मोटर ड्राइव है तो वो डीसी मोटर को स्पीड को कंट्रोल करेगा, सप्लाई वोल्टेज को जो भी है वो डिजायर्ड स्पीड को देने के लिए वोल्टेज को वो कंट्रोल करेगा। और अगर हमारा एसी मोटर ड्राइव है तो ये हमारा एसी वोल्टेज जो हमारा होगा उसको ये कंट्रोल करेगा और जो हमारा डिजायर स्पीड है उसको अचीव कराने का काम करेगा। तो वही लिखे हैं, इट इज अ बेसिकली स्पीड कंट्रोल सिस्टम ऑफ डीसी इलेक्ट्रिकल मोटर दैट सप्लाइज वोल्टेज टू द मोटर टू ऑपरेट एट डिजायर्ड स्पीड। इसको हम लोग डिजायर्ड स्पीड पर ऑपरेट करने के लिए मतलब उसके सप्लाई फ्रीक्वेंसी को हम लोग चेंज करते हैं जिस मशीन से, उसको हम लोग डीसी मोटर ड्राइव करते हैं। नहीं लिखा। क्वेश्चन बैंक कैसे दे सकता है इसका सोल्यूशन? क्वेश्चन बैंक का जो सोल्यूशन बनाकर देता है उसको भी तो आना चाहिए ये टॉपिक। जो भी टीचर उसके सोल्यूशन देते हैं क्वेश्चन बैंक में गौर किए होंगे कि जो क्वेश्चन टफ होता है उस क्वेश्चनों को हटा देता है, क्वेश्चन देता ही नहीं है क्वेश्चन बैंक में। तो हम यही कहेंगे शिवानी कि यहाँ पर इसको आप कुछ पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा, कुछ ही पॉइंट को 2 से 3 बार आप पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। और कुछ पॉइंट भी आप लिख कर आएंगे तो अदर स्टूडेंट से आपका कॉपी में जो लिखा हुआ होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो पॉइंट दिए वो बहुत ही हिट और बहुत ही चोर है क्या जी जो पॉइंट हम यहाँ पर दिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए चोरी का बात चल रहा है, चोरी अभी नहीं है, अभी पहले दिमाग लगाइए, अभी समय है 2 दिन, अच्छा से पहले पढ़ लीजिए। ये तो लास्ट का ऑप्शन है, इसमें कॉपी छीना भी जाता है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपका समय बर्बाद ना हो, क्योंकि इसमें समय बहुत यूटिलाइज करना एकदम सही तरीके से जरूरी है इस एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा एसी मोटर ड्राइव। एसी मोटर ड्राइव क्या है? तो एसी ड्राइव इज अ डिवाइस यूज टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर सच एज 3-फेज इंडक्शन मोटर। 3-फेज इंडक्शन मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग एसी ड्राइव का यूज करते हैं बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रिकल सप्लाई। इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो मोटर में हम लोग देते हैं उसके फ्रीक्वेंसी को चेंज करके उसके स्पीड को हम लोग कंट्रोल करते हैं 3-फेज इंडक्शन मोटर में। यह हमारा एसी मोटर ड्राइव होता है। एसी ड्राइव इज ऑल्सो कॉल्ड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। इसको हम लोग वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव भी करते हैं या वेरिएबल स्पीड ड्राइव भी करते हैं, मतलब VSD और VFD भी इसको कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए चोरी का बात चल रहा है, चोरी अभी नहीं है, अभी पहले दिमाग लगाइए, अभी समय है 2 दिन, अच्छा से पहले क्वेश्चन बैंक वाला को जो उसको समझ में आता है सिर्फ वही वो डालता है, बाकी जो समझ में नहीं आता है उसको आंसर वो देता ही नहीं है, छोड़ देता है। देखिएगा जो अच्छा न्यूमेरिकल होगा मशीन का या किसी भी चीज़ का न्यूमेरिकल, उसको डायरेक्टली वो छोड़ देता है, वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पर ध्यान देगा। और थ्योरी में भी क्या करता है तो गूगल से या कहीं और से सीधे डिक्टो छाप देता है, अपना लैंग्वेज में तो कुछ देता ही नहीं है। अब देखिए हम लोग एक क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइव, यहाँ पर आप इलेक्ट्रिकल ड्राइव को कंट्रोल कर रहे हैं, तो आपको यह पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिकल ड्राइव का एडवांटेज क्या है और इसका डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसका एडवांटेज की ओर, तो इसका एडवांटेज क्या है? तो इलेक्ट्रिकल ड्राइव का हमारा एडवांटेज है कि एनफ ओवरलोड कैपेसिटी विथ लॉस ऑफ लाइफ ऑफ मशीन, मतलब कि ये ओवरलोड कैपेसिटी पर भी ये काम करता है और लॉस जो इसका मशीन का लाइफ जो होता है उसको भी ये लॉसेज जो होता है वो कम होता है। 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन इसमें होता है, मॉडिफाइबल टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। इसमें से आप कुछ ही 4 ही 5 पॉइंट आपको लिखना है, पूरा का पूरा नहीं लिखना है। तो इसमें से जो आपको इजी पॉइंट लगे उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा जो इलेक्ट्रिकल ड्राइव होता है इसका एफिशिएंसी हायर होता है, ये इजी कंट्रोल होता है, साथ ही साथ क्लीन ऑपरेशन होता है, नो पॉल्यूशन होता है, किसी तरीके का कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। इसका फिर हमारा जो है क्लीन ऑपरेशन इसका क्लीन होता है, इसका वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल होता है। तो यहीं पर तो आपको 4 पॉइंट मिल गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ वार्मिंग अप पीरियड, वार्मिंग अप पीरियड का कोई भी इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होता है। दे हैव फ्लेक्सिबल कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स वो हमारा फ्लेक्सिबल होता है।
इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग कैन बी इम्प्लॉयड, इसमें इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग इम्प्लॉयड होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कितना पॉइंट ईजी पॉइंट हो गया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, एक 5 पॉइंट, ऐसा ही ईजी पॉइंट हो गया। एक हमारा ये 6 पॉइंट तो ईजी पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हमारा है कि इलेक्ट्रिक ड्राइव कैन बी प्रोवाइड विथ ऑटोमेटिक फॉल्ट डिटेक्शन सिस्टम। इलेक्ट्रिक ड्राइव जो है इसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ऑटोमेटिक फॉल्ट डिटेक्शन सिस्टम इसमें होता है। इलेक्ट्रिक मोटर है लार्ज लाइफ, लोअर नॉइज, इसका लाइफ ज़्यादा होता है, नॉइज कम होता है, लोअर मेंटेनेंस, इसमें मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट कम होता है। इसमें मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट जो हमको होता है वो बहुत ही कम होता है। इलेक्ट्रिक मोटर हैव लॉन्ग लाइफ, इसका लाइफ जो होता है वो अच्छा होता है, लोअर नॉइज होता है, ये हो ही गया। उसके बाद है एडेप्टेबल टू ऑलमोस्ट एन ऑपरेटिंग कंडीशन सच एज एक्सप्लोसिव एंड रेडियो एक्टिव। जहाँ पर रेडियो एक्टिव का कोई काम हो रहा है, जहाँ पर एक्सप्लोसिव का काम हो रहा है, वहाँ पर भी हम इसको उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है, कोई नॉइज नहीं है, कोई भी रेडिएशन से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर कहीं पर सबमर्ज लिक्विड जो पानी के अंदर अगर कोई काम हो रहा है तो वहाँ पर भी हम एसी ड्राइव, ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल ड्राइव है, इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। दे कैन बी स्टार्टेड इंस्टेंटली, तुरंत स्टार्ट भी हो जाता है और तुरंत ये जो हमारा है वो तुरंत ही स्टार्ट भी हो जाता है और तुरंत ही हमारा ये जो है वो स्टॉप भी हो जाता है। फुली लोडेड पर भी ये हमारा तुरंत स्टार्ट हो जाता है और तुरंत ही हमारा इसको कंट्रोल कर सकते हैं इसके स्पीड को। ये हमारा हो गया इसका एडवांटेज। उसके बाद इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका इनिशियल कॉस्ट जो होता है वो हाई होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पावर कन्वर्टर, क्योंकि इसमें हम लोग पावर कन्वर्टर का उपयोग करते हैं। इसके वजह से हमारा ये जो होता है इसका जो मतलब इसका जो पावर कन्वर्टर इसमें यूज करते हैं, तो इसलिए इसका इनिशियल कॉस्ट होता है वो हाई हो जाता है। रेगुलर मेंटेनेंस का जरूरत इसमें होता है, हाई अटेंशन आर रिक्वायर्ड, हमें ज़्यादा अटेंशन देना होता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम आया तो अगर हम ध्यान नहीं दिए तो पूरा का पूरा मशीन ही हमारा खराब हो जाएगा। तो अटेंशन इसमें ज़्यादा रहता है और मेंटेनेंस हमको रेगुलर बेसिस पे करना पड़ता है। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिकल ड्राइव, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव। इलेक्ट्रिकल ड्राइव अगर आपको पूछा तो उसका ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, किस तरीके का इसका ब्लॉक होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारा ये सोर्स हो गया, मतलब ये हमारा इनपुट हो गया, ये हमारा सोर्स हो गया। तो पहले सोर्स हमारा सोर्स से हम पावर कन्वर्टर को कंट्रोल मतलब पावर कन्वर्टर जो उसको कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा हो गया इसका एडवांटेज। इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका इनिशियल कॉस्ट होता है वो हाई होता है। तो पहले हम लोग सोर्स को पहले पावर कन्वर्टर से कनेक्ट कर देंगे, मतलब पावर कन्वर्टर को कहीं भी सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम लोग इनपुट डालेंगे कि हमको क्या चाहिए, किस रेंज में हमको चाहिए। वैसे जैसे अगर हमको चाहिए कि कोई मोटर है तो उसमें हमको चाहिए कि ये मोटर जो हमारा है वो 1200 आरपीएम पर रोटेट करना चाहिए। ये मोटर जो हमारा है वो 1200 आरपीएम पर रोटेट करना चाहिए। तो उसको हम लोग उसी अनुसार यहाँ पर हम इनपुट दे देंगे कि हमको 1200 आरपीएम का रोटेशन चाहिए। तो यहाँ पर से सोर्स से ये जो है मतलब कंट्रोलर है वो उसको इन्फॉर्मेशन दे देगा और पावर कन्वर्टर उतना ही एनर्जी को लेगा और मोटर को देगा, और मोटर फिर जो हमारा है वो 1200 आरपीएम पर काम करेगा। तो पहले क्या करेंगे, सोर्स से पावर कन्वर्टर को कनेक्ट किए, फिर एक हमारा कंट्रोलर से इसको कनेक्ट करेंगे और कंट्रोलर और सोर्स दोनों को हम लोग मतलब सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। सोर्स तो हमारा ऑलरेडी सप्लाई है, तब यहाँ पर देखिए क्या है कि हमको 1200 आरपीएम चाहिए, तो एक पावर कन्वर्टर जो मोटर को 1200 आरपीएम का रिक्वायरमेंट जितना होगा उतना देगा उसको। उसके बाद हमारा जो है वो मोटर रोटेट करेगा, लोड को रोटेट करेगा। लोड पर हमारा यहाँ पर सेंसर लगा हुआ है जो कि देखेगा सेंस करके कि हमारा लोड जो है वो 1200 आरपीएम पर काम कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं काम करेगा ये फिर से हमारा कंट्रोलर के पास सिग्नल देगा कि नहीं 1200 आरपीएम तो नहीं दे रहा है, 1100 आरपीएम दे रहा है। तो कंट्रोलर फिर पावर कन्वर्टर को कहेगा कि नहीं अब तुम अपने एनर्जी को और बढ़ाओ और मोटर को 1200 आरपीएम तक ला। ये हमारा एक पूरा अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट हमारा है एडवांटेज ऑफ एसी ड्राइव एंड डीसी ड्राइव। ये भी हमारा जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी आपको क्वेश्चन पूछता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो एडवांटेज क्या है एसी ड्राइव का, इट कैन बी यूज कन्वेंशनल लो कॉस्ट। इसका जो होता है ये कन्वेंशनली यूज होता है, साथ ही साथ इसका कॉस्ट कम होता है। 3 फेज एसी इंडक्शन मोटर फॉर मोस्ट एप्लीकेशन रिक्वायर लेस मेंटेनेंस, बहुत ही कम मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट होता है। एसी ड्राइव सेव एनर्जी ड्यूरिंग दी पार्ट लोड ऑपरेशन। पार्ट लोड ऑपरेशन में एसी ड्राइव जो होता है वो कम एनर्जी मतलब एनर्जी को सेव करता है। साथ ही साथ ये स्मॉलर होता है, लाइटर होता है, हल्का होता है, मोर कॉमनली अवेलेबल, सभी जगह ये अवेलेबल होता है। वर्क बेटर इन हाई स्पीड ऑपरेशन, हाई स्पीड ऑपरेशन में अच्छी तरीके से ये काम करता है। ए बैक अप इज अवेलेबल इन द कंट्रोलर फेल, अगर इसमें एक बैकअप अवेलेबल होता है, अगर कंट्रोलर फेल हो जाता है तभी ये ऑपरेट करता है। वर्क इन हजार्डस एरिया में भी ये काम करता है, लाइक केमिकल फैक्ट्री हो गया, पेट्रोकेमिकल हो गया, इन सब जगहों पर हम एसी ड्राइव का उपयोग कर सकते हैं। वेयर डीसी ड्राइव आर अनस्टेबल फॉर सच इन्वायरमेंट। जो हमारा हजार्डस एरिया है वहाँ पर डीसी ड्राइव का उपयोग नहीं कर सकते हैं, जबकि हमारा एसी ड्राइव का उसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि डीसी ड्राइव का उपयोग करेंगे वहाँ पर कम्यूटेशन होता है, जिसके कारण वहाँ पर स्पार्किंग हो सकता है। तो इसलिए हम लोग डीसी ड्राइव का उपयोग नहीं करते हैं हजार्डस एरिया में। इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो डिसएडवांटेज है कि पावर कन्वर्टर फॉर द कंट्रोलर ऑफ एसी मोटर आर मोर कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू अदर ड्राइव के कंपेरिजन में इसका जो कंट्रोलर होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। साथ ही साथ पावर कन्वर्टर फॉर एसी ड्राइव आर मोर एक्सपेंसिव, जब ये कॉम्प्लेक्स होगा, बड़ा होगा तो ये ज़्यादा महंगा भी होगा।
पावर कन्वर्टर ऑफ एसी ड्राइव जनरेट हार्मोनिक्स इन सप्लाई सिस्टम एंड ऑल्सो लोड सर्किट। पावर कन्वर्टर जो है वो एसी ड्राइव में जो हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होता है उसको भी, मतलब पावर कन्वर्टर ऑफ एसी ड्राइव जो है वो हार्मोनिक्स को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि यहाँ पर एसी है तो एसी जहाँ पर भी होगा तो हार्मोनिक्स तो आएगा ही, तो इसलिए हमारे यहाँ पर हार्मोनिक्स आ जाता है लोड सर्किट में। तो ये इसका कुछ डिसएडवांटेज है। इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है? तो इसका एप्लीकेशन एसी ड्राइव में हम यूज करते हैं और एसी मोटर को ऑपरेट करने के लिए एसी ड्राइव में यूज करते हैं। दे आर यूज टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ एसी मोटर। ये एसी मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने में यूज करते हैं। देखिए आप लोग कमेंट नहीं करिए, हम अभी पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए, कमेंट पर ध्यान कम दीजिए, क्योंकि अब लास्ट ही टॉपिक है, कुछ ही समय में आपका क्लास इन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एडवांटेज ऑफ डीसी ड्राइव। डीसी ड्राइव का एडवांटेज क्या है? तो डीसी ड्राइव टेक्नोलॉजी इफिशिएंट, इफिशिएंट है, रिलिएबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ऑपरेटर फ्रेंडली है एंड रिलेटिवली इजी टू इम्प्लीमेंट एज कम्पेयर टू एसी ड्राइव। एसी ड्राइव के कंपेरिजन में इजिली ये इसको हम लोग जो है वो इजिली हम इसको जो है वो यूज कर सकते हैं, जबकि हमारा एसी ड्राइव है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसका सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, साथ ही साथ उसका जो सर्किट, जो कंट्रोलर सर्किट होता है वो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो डीसी ड्राइव आर लेस एक्सपेंसिव, डीसी ड्राइव लेस एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू एज कम्प्लेक्स ड्यू टू द सिंगल कन्वर्जन। ये हमारा जो है वो कम्प्लेक्स भी बहुत ही कम होता है, क्योंकि इसमें सिंगल कन्वर्जन होता है, एसी टू डीसी कन्वर्जन। डीसी ड्राइव प्रोवाइड मेनी एडवांटेज, इसमें बहुत सारे एडवांटेज होता है ओवर एसी ड्राइव, स्पेशली फॉर रिजनरेटिव एंड हाई पावर एप्लीकेशन। हाई पावर एप्लीकेशन में इसका हम लोग उपयोग करते हैं जनरली डीसी ड्राइव का। डीसी ड्राइव हैव बीन वाइडली यूज इन इंडस्ट्रियल ड्राइव एप्लीकेशन। डीसी ड्राइव को हम लोग इंडस्ट्रियल ड्राइव एप्लीकेशन में उपयोग करते हैं इन ऑर्डर टू ऑफर वेरी प्रिसाइज कंट्रोल। बहुत ही छोटे छोटे बारीक कंट्रोल को, मतलब बहुत ही छोटे कंट्रोल को भी यूज करने के लिए हम लोग डीसी ड्राइव का उपयोग करते हैं। लेस नॉइजी, इसका नॉइज कम होता है एज कंपेरिजन टू एसी मोटर। डीसी मोटर आर सेल्फ स्टार्टिंग, ये सेल्फ स्टार्टिंग मशीन होता है विथ हाई स्टार्टिंग एंड एक्सेलरेटिंग टॉर्क। ये हाई स्टार्टिंग और इसका एक्सेलरेटिंग टॉर्क होता है डीसी ड्राइव का। नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन क्या है डीसी ड्राइव का? तो डीसी ड्राइव का हम लोग उपयोग करते हैं डीसी मोटर में। दे आर यूज टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ डीसी मोटर। इसका हम लोग उपयोग जो करते हैं वो डीसी मोटर को कंट्रोल करने में करते हैं। नेक्स्ट हमारा इंडक्शन हीटिंग है। तो इंडक्शन हीटिंग को और बाकी जो इंडक्शन हीटिंग है, फिर हमारा जो है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, उसको हम लोग देखेंगे। और स्पीड कंट्रोल ऑफ, जो स्पीड कंट्रोल आपको लास्ट में पढ़ना है यूनिट 5 में, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये तीनों टॉपिक को हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास जब ड्राइव कर लेंगे तो उसमें हम लोग देख लेंगे। और बाकी का वैसे इसका आप जनरली जो है इसका एडवांटेज और इसका एप्लीकेशन को याद रख सकते हैं, क्योंकि इसका एडवांटेज ही पूछा है इंडक्शन हीटिंग का। और वैसे इसमें कुछ है नहीं, इसको आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं खुद से, लेकिन फिर हम बता देंगे लास्ट में। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट हो अभी तक के क्लास में तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास हो सकता है आज शाम में हो 7 बजे के बाद, वो हम इन्फॉर्म आपको कर देंगे, नहीं तो कल होगा। तो आप लोग कमेंट करिए किसी को कोई दिक्कत है इसमें। जहाँ तक आज आपको पढ़ाया गया है उन सारे टॉपिक में किसी को कोई भी थोड़ा सा भी अगर दिक्कत है तो वो कमेंट कर सकते हैं। और जो भी टॉपिक आज पढ़ाया गया है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगर किसी को डाउट है, किसी को कुछ बोलना है, किसी को कुछ सजेशन देना है तो आप दे सकते हैं। नहीं तो क्लास को हम एंड करेंगे। कमेंट करिए जल्दी जल्दी, फास्ट कमेंट। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट हो अभी तक की क्लास में तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास हो सकता है आज शाम में हो 7 बजे के बाद, वो हम इन्फॉर्म आपको कर देंगे, नहीं तो कल होगा। तो आप लोग कमेंट करिए, आप लोग कमेंट करिए जल्दी से, हम क्लास को एंड करेंगे। किसी को कोई भी थोड़ा सा भी अगर दिक्कत है तो वो कमेंट कर सकते हैं। जो भी टॉपिक आज पढ़ाया गया है वो सारे, किसी को कोई भी प्रॉब्लम, क्लास में मजा आया आज? थोड़ा सा फास्ट क्लास तो चला। चोरी करने का तरीका बता दीजिएगा सर जी प्लीज। बता देंगे, पर्सनली कांटेक्ट करिएगा, नहीं तो क्लास को हम एंड करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी को चोरी करने के लिए हम प्रमोट ही नहीं कर सकते हैं। हाँ, हीट सिंक आपका एग्जाम में पूछता है। अभी चॉपर आपका बचा हुआ है, चॉपर को आज शाम में देखते हैं। चॉपर इंपॉर्टेंट है, चॉपर से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछेगा। नेक्स्ट क्लास देखते हैं हम शाम में, अगर हो पाया तो ले लेंगे। क्या होता है कि थोड़ा गर्मी के कारण दिक्कत होता है थोड़ा क्लास लेने में। आराम से पास हो जाइएगा। जितना भी रिवाइज क्लास हम करवा रहे हैं उस पर अगर आप
आज हम नहीं पढ़े सर, बहुत दुख की बात है। क्यों नहीं पढ़े राहुल? आप तो शायद शुरू से ही जुड़े थे। चोरी करने का तरीका बता दीजिएगा सर जी प्लीज। बता देंगे। देखिए कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर ये टॉपिक छोड़ दिए, ये टॉपिक बता दिए। हम यहाँ पर सिलेबस को तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पूरा सिलेबस का तो हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम ठीक जो पढ़ा रहे हैं वो जनरली हम यही पढ़ा रहे हैं कि जो एग्ज़ाम में मिल जाए, जिसको एग्ज़ाम में आने की संभावना ज़्यादा हो, उसी टॉपिक को हम डील करते हैं। और वैसे अगर सिलेबस को पढ़ाने लगे तो फिर तो बहुत समय लगेगा। और ख़ास करके एसीएस में हमको नहीं लगता है कि इतना भी हो पाएगा। जितना आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में देख रहे हैं उतना एसीएस में नहीं हो पाएगा, क्योंकि एसीएस में सिर्फ और सिर्फ 2 दिन समय बच रहा है। तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं एसीएस का तैयारी ठीक ठाक से कर लें, तो जो एप्लीकेशन पर जो भी 25 से 30 वीडियो क्रैश कोर्स में है उसको आप जाकर डेफिनेटली देख लें। प्राइस क्रैश कोर्स का 200 रुपया है। अभी अगर 200 रुपया के बारे में आप अगर सोचते हैं तब फिर आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए बेहतरीन यही होगा कि आप एसीएस का पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ अभी समय है 2 दिन, उसके बाद उधर भी आपको समय मिलेगा। तो इसमें आप लोग अच्छी तरीके से एसीएस का जो भी क्रैश कोर्स में वीडियो है उसको आप देख लीजिए। उतना अगर आप देख लीजिएगा। सर आपके नोट्स में सिर्फ हीट सिंक दिया था, टाइप नहीं था। तो कल के नोट्स में तो दिया होगा, कल के नोट्स में तो हमने दिए थे उसका टाइप्स। और खास करके एसीएस में हमको नहीं लगता। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट है उसको हम बार बार करें कि एसीएस में जिसको अगर दिक्कत है तो वो जाकर एसीएस में अगर जिसको भी दिक्कत है तो वो जाकर उस कोर्स को ले लीजिएगा। 200 रुपये उसका प्राइस है। उस कोर्स से आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उसमें एसीएस का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितना कि पढ़ के आप एग्जाम को अच्छा स्कोर कर सकते हैं अदर स्टूडेंट के कंपेरिजन में, वो सारे टॉपिक को उसमें डील कर दिया गया है। तो जिनका भी एसीएस में दिक्कत हो रहा है वो जाकर एसीएस वो जो कोर्स है क्रैश कोर्स उसको आप परचेज कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन डिजाइन किया गया है उस कोर्स को, और खासकर उसको एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से ही डिजाइन किया गया है कि एग्जाम में टैली करे वो। सर वेब फॉर्म बता दीजिए फिर से ओवरव्यू में। किसका वेब फॉर्म? तो कल के नोट्स में तो दिया होगा, कल के नोट्स में तो हमने दिए थे उसका। एसीएस में बहुत सारा वीवीआई है। एसीएस में वीवीआई कहना बहुत ही मुश्किल है। सारा पॉइंट हमको वीवीआई ही लगता है, कुछ भी पूछ सकता है उसमें आप ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि ये टॉपिक पूछेगा, ये टॉपिक पूछेगा। उसमें कुछ भी पूछ सकता है। उसका कोई सिलेबस नहीं है, उसका कोई, उसमें तो ओवरऑल 20% से 20 मार्क्स से क्वेश्चन आपको कम से कम 15 से 20 मार्क्स से क्वेश्चन नया मिलेगा। ये तो आप एकदम 100% दिमाग में बैठा लीजिए कि 20 से 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन नया मिलेगा, जो कि आपसे उतने अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं होगा। लेकिन जो लेक्चर को देख कर जाएंगे, जो हमारे जो लेक्चर जो भी है एप्लीकेशन पर जो भी अपलोडेड लेक्चर है उसको अगर आप देख के जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ जरूर बेनिफिट मिलेगा, और अदर स्टूडेंट के कंपेरिजन में आपका एग्जाम बेहतर जाएगा। तो हम यही कहेंगे लास्ट तक में कि जिसको लगता है कि एसीएस कमज़ोर है तो वो जाकर उस कोर्स में एनरोल करके उसमें जो भी है एसीएस का वीडियो डाला गया है वो भी आपके पास समय है। आज से कल तक में कुछ 1-2 घंटा इसका एसीएस का भी देखिए, और बाकी समय में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को रिवाइज करिए। और बाकी का जो 2 दिन बचेगा बीच में एग्जाम देने के बाद, उसमें आप पूरे अच्छी तरीके से एसीएस पे लग जाइएगा, क्योंकि एसीएस जो है वो बहुत ही टफ माना जाता है, बहुत ही टफ सब्जेक्ट है। और जनरली कोई भी टीचर उतना अच्छी तरीके से एसीएस को नहीं पढ़ाता है, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूट हो, अच्छी तरीके से कोई नहीं पढ़ाता है। क्योंकि एसीएस जो है वो बेसिकली आपका जो है वो बीटेक का सिलेबस है, जो कि आपको आपके सेमेस्टर में इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो उतना बेहतरीन ढंग से तो हो नहीं पाएगा। तो जिनको दिक्कत लग रहा है एसीएस में कि वो उनका एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा, तो वो हम यही कहेंगे कि उस कोर्स में एनरोल करिए और अच्छी तरीके से अपना पढ़ाई करिए, लगन से मन से पढ़िए और प्रॉपर रिवाइज करते रहिए। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग चॉपर के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम लोग उसके जो एप्लीकेशन है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, पावर ड्राइव का जो भी हमारा है ACNDC ड्राइव, वो सब को हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।